पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब महिला रहती थी जिसका नाम लीला था। लीला अपने छोटे परिवार का पालन पोषण अकेले करती थी। उसके पास बस कुछ मुर्गियां थीं जिनके अंडे बेचकर वह अपना गुजारा करती थी। लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी, लेकिन वह हर रोज संघर्ष करती थी। हर दिन सुबह सुबह लीला अपने गांव के बाजार में ताजे अंडे बेचने जाती। उसकी मुर्गियां स्वस्थ और खुशहाल थीं, इसलिए उनके अंडे भी बहुत अच्छे थे। गांव के लोग उसके अंडे बहुत पसंद करते थे। मगर लीला को हमेशा बड़ा सपना था। वह चाहती थी कि उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और उनका भविष्य उज्जवल हो। एक दिन बाजार में लीला की मुलाकात एक पुराने जादूगर से हुई। जादूगर ने उसकी मजबूरी और ईमानदारी को देखकर उससे कहा, लीला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मेरे पास एक जादुई मुर्गी है जो हर दिन सोने का अंडा देती है। क्या तुम इसे ले जाना चाहोगी? लीला पहले तो अचंभित हुई, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह सच है तो मेरे और मेरे बच्चों के सभी दुख दर्द खत्म हो सकते हैं। उसने जादूगर की बात मानी और वह जादुई मुर्गी अपने साथ घर ले आई। अगले दिन जब लीला ने देखा कि मुर्गी ने सचमुच एक सोने का अंडा दिया था, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोने के अंडे को बाजार में बेचा और उस पैसे से अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और घर की जरूरतें पूरी करने लगी। हर दिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती और लीला जल्द ही सुखी और समृद्ध हो गई। लेकिन ये खुशी बहुत समय तक टिक न सकी। लीला के पड़ोसी, जो उसकी समृद्धि से जलते थे, ने उसकी जादुई मुर्गी की सच्चाई जानने की कोशिश की। उन्होंने लीला से जादुई मुर्गी के बारे में जानने के लिए कई चालें चलीं, लेकिन लीला ने उन्हें कोई जानकारी नहीं दी। परंतु लीला के बच्चों की लालची स्वभाव ने एक और बड़ा मोड़ ले आया। बच्चों को जब यह पता चला कि मुर्गी सोने का अंडा देती है, तो उन्हें लगा कि अगर मुर्गी के पेट से सारे अंडे एक साथ निकाल लिए जाएं, तो वे और भी अमीर हो जाएंगे। उन्होंने अपनी मां से बिना कुछ पूछे ही मुर्गी को मार दिया और सब अंडे एक साथ निकालने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने मुर्गी को मारा तो वे बिल्कुल हैरान रह गए। मुर्गी के पेट में कोई और अंडा नहीं था। बच्चों की इस बेवकूफ़ी से लीला का सपना फिर से चूर हो गया। उसकी अमीरी का सफ़र वहीं ख़त्म हो गया और अब उसके पास न तो सोने का अंडा रहा और न ही जादुई मुर्गी। लीला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों को समझाया कि लालच बुरी बला है और हमें धैर्य और ईमानदारी से ही सब कुछ मिलता है। उसने फिर से अपने पुराने काम की ओर लौटने का फैसला किया और अपने बच्चों के साथ मेहनत करने लगी। कुछ समय बीतने के बाद लीला की मेहनत और ईमानदारी की वजह से उनकी स्थिति फिर से सुधरने लगी। गांव वालों ने भी लीला की मदद की। लीला ने एक महत्वपूर्ण शिक्षा पाई कि असली मूल्य मेहनत और ईमानदारी का है और किसी भी प्रकार का लालच या धोखा स्थायी सुख नहीं दे सकता। लीला की इस कहानी ने पूरे गांव में एक महत्वपूर्ण संदेश छोड़ा। उसने सभी को यह सिखाया कि सुख, शांति और समृद्धि का रास्ता सिर्फ मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से ही होकर गुजरता है। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक लड़की रहती थी। राधा की सादगी और खूबसूरती पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। वह हमेशा अपनी माँ के साथ खेतों में काम करती और परिवार की देखभाल करती। उसकी माँ एक शानदार नजरिया और साहस की मिसाल थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे अपनी पुरानी गुलाबी साड़ी दी और कहा, यह साड़ी हमारी परिवार की धरोहर है, इसे अच्छे से रखना। राधा ने साड़ी को बहुत ही स्नेह से संभल कर रखा। वही साड़ी उसकी माँ की थी और उससे भी पहले उसकी दादी की। लेकिन राधा को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यह साड़ी केवल एक साधारण साड़ी नहीं थी, बल्कि जादुई थी। एक रात जब राधा सो रही थी, उसे एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि उसकी साड़ी के चारों ओर एक हल्की रोशनी फैली हुई थी और साड़ी से सुनहरी चमक आ रही थी। अचानक एक परी उसकी साड़ी से प्रकट हुई और बोली, राधा, ये साड़ी जादुई है। इसका प्रयोग तुम्हारे जीवन में खुशियां और समृद्धि लाने के लिए कर सकती हो। सुबह उठते ही राधा ने अपनी माँ से इस सपने के बारे में बताया, लेकिन उसकी माँ ने इसे सिर्फ एक सपना मानते हुए कहा, राधा, यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना हो सकती है, परंतु अगर तुम्हें विश्वास है तो इस साड़ी को पहनने में कोई हर्ज नहीं है।
राधा ने उस साड़ी को पहन लिया और उसके बाद जो हुआ वह वाकई में आश्चर्यचकित करने वाला था। जब वह खेत में काम करने गई तो वह हर पौधे को छूने से तुरंत फल और फूल से भर गया। उसका पूरा खेत हरा भरा और सुंदर हो गया। गांव के लोग ये चमत्कार देखकर अचंभित हो गए और राधा की खूब तारीफ करने लगे। कुछ समय बाद गांव में सूखा पड़ा, सारी फसलें बर्बाद हो गईं और लोग बहुत परेशान हो गए। गांव के बुजुर्ग राधा के पास आए और उसे कहा, राधा, तुम्हारी साड़ी में जादुई ताकत है, क्या तुम हमें बचा सकोगी? राधा ने सोचा और कहा, मैं कोशिश जरूर करूंगी। राधा ने अपनी साड़ी पहनकर खेतों में जाए सारी जमीन पर हाथ फेरा। अचानक आकाश में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने राधा को धन्यवाद दिया और उसकी साड़ी की खूब तारीफ की। गांव के राजा को भी इस चमत्कार के बारे में पता चला। राजा ने राधा को अपने दरबार में बुलाया और सम्मानित किया। राजा ने राधा से कहा, तुम्हारी इस साड़ी ने हमारी प्रजा की जीवन को खुशहाल बना दिया है। तुम सच में एक महान आत्मा हो। राधा ने उस साड़ी का केवल लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया। वह समझ गई थी कि साड़ी की ताकत से सिर्फ अपने लाभ के लिए कुछ कैसे किया जाए, यही नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने का भी मौका मिलता है। उसने अपनी जिंदगी उसी तरह ही बिताई और सबकी प्रिय बन गई। समय बीतता गया और राधा की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि दूर दूर तक पहुंच गई। उसकी ईमानदारी और परोपकार की मिसाल ने उसे सबके दिलों में जगह दी। उसकी साड़ी की जादुई कहानी सुनकर लोग उससे प्रेरणा लेते और सीखते। राधा ने अपनी साड़ी को अपनी अगली पीढ़ी को सौंप दिया। उसने अपने बच्चों और उनके बच्चों को समझाया कि इस साड़ी का हमेशा अच्छे कामों में ही इस्तेमाल किया जाए। इस तरह उस जादुई गुलाबी साड़ी का पहलू आगे बढ़ता रहा और लोगों के जीवन को बदलता रहा। जादुई गुलाबी साड़ी की कहानी एक संदेश देकर समाप्त होती है कि किसी भी वस्तु या ताकत का असली मूल्य तभी है जब उसका उपयोग सबकी भलाई और सेवा में किया जाए। राधा की भलाई और परोपकार ने सभी को यही सिखाया कि सच्ची पहचान मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में निहित है। पुराने समय के किसी रहस्यमय प्रदेश में एक गांव था जिसे लोग उल्टा गांव के नाम से जानते थे। यह गांव दिखने में तो बिल्कुल सामान्य था, परंतु इसमें एक अनोखा और जादुई रहस्य छिपा था। जब कोई इस गांव में प्रवेश करता तो सब कुछ उल्टा हो जाता। लोग उल्टा चलते थे, पेड़ की जड़ें ऊपर और टहनियां नीचे होती थीं, यहां तक कि पानी भी नीचे से ऊपर की ओर बहता था। गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम रामू था। रामू हमेशा से यह जानना चाहता था कि उसके गांव की यह अद्भुत स्थिति क्यों है। उसकी मदद के लिए हमेशा उसके दोस्त चिंकू और मुन्नी तैयार रहते थे। तीनों मिलकर गांव के रहस्य का पता लगाने का निश्चय किया। एक दिन जब रामू, चिंकू और मुन्नी गांव के पुराने पुस्तकालय में असाधारण किताबें पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक पुरानी पांडुलिपि पाई। यह पांडुलिपि गांव की हर चीज को समझ सकती थी। पांडुलिपि ने बताया कि गांव के इस उल्टेपन का कारण एक प्राचीन जादू था जिसे सदियों पहले एक जादूगर ने गांव पर डाला था। जादूगर ने यह जादू इसलिए किया था क्योंकि गांव वालों ने उसे अपमानित किया था। पांडुलिपि में लिखा था कि अगर जादू को खत्म करना है तो उल्टा पहाड़ी के गुफा में छिपे हुए जादुई क्रिस्टल को सही क्रम में रखना होगा। यह सुनकर बच्चों ने उस क्रिस्टल को ढूंढने का निर्णय लिया। अगली सुबह तीनों दोस्तों ने उल्टा पहाड़ी की यात्रा शुरू की। पहाड़ी का रास्ता बहुत कठिन और खतरनाक था, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उल्टे रास्ते, उल्टे पशु पक्षी और अन्य जादुई कठिनाइयां, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ देकर हर मुश्किल को पार किया। अंत में वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए, जहां एक गुफा थी। गुफा के अंदर बहुत सारे क्रिस्टल थे, लेकिन उन्हें सही क्रिस्टल चुनना था जो जादू को तोड़ सके। उन्होंने ध्यान से हर क्रिस्टल को देखा और पाया कि एक खास क्रिस्टल अलग चमक रहा था। रामू ने उस क्रिस्टल को उठाया और जैसे ही उसने क्रिस्टल को उल्टा रखा, पूरी गुफा चमक उठी। क्रिस्टल की छवि गांव पर प्रकट हुई और धीरे धीरे हर चीज सही हो गई। जो चीजें उल्टी थीं वह सीधी हो गईं।
पानी सही दिशा में बहने लगा, लोग सामान्य चलने लगे और बाकी सब कुछ सामान्य हो गया। गांव वाले इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए और रामू, चिंकू और मुन्नी को धन्यवाद देने लगे। गांव वालों ने अपने पुराने गलती को स्वीकार किया और उन तीनों बच्चों को हीरो मानकर उनका सम्मान किया। रामू, चिंकू और मुन्नी ने मिलकर यह साबित किया कि बुद्धिमानी, धैर्य और साहस से हर जादू भंग किया जा सकता है। उनके साहसिक कारनामे ने गांव को उसकी असली स्थिति में वापस ला दिया और सिखाया कि एकता में शक्ति है। अब गांव सामान्य हो गया था और सब कुछ खूबसूरत और उज्जवल दिख रहा था। सारे गांव वाले हमेशा रामू, चिंकू और मुन्नी की तारीफ करते और उनकी बहादुरी की कहानियां सुनाते। गांव ने नई शुरुआत की और अब वहां खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। तीनों दोस्तों की दोस्ती और हिम्मत ने गांव को नई दिशा दी। इस प्रकार जादुई उल्टा गांव की कहानी एक महत्वपूर्ण संदेश देकर समाप्त होती है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, ईमानदारी, धैर्य और साहस से सभी परेशानियों को हल किया जा सकता है। एक सुंदर झील के किनारे रहता था एक कछुआ। साथ में उसके 2 हंस भी थे जो उसके खास दोस्त बन गए था। वे अक्सर एक साथ बैठा करते और गप्पे मारा करते थे। नई नई जगहों की कहानियां हंस कछुए को सुनाया करते थे। पर एक साल झील सूखने लगी। सभी जलचर चिंतित हो गए। हंसों ने फैसला किया कि वे जाएंगे दूर किसी और झील को ढूंढने। कछुआ भी जाना चाहता था साथ, मगर उड़ नहीं सकता था। दोनों हंस उसकी इस दुविधा का समाधान खोजने में लग गए था। अंत में एक उपाय सोचा। एक डंडा उठाया, कहा कछुए से कि डंडे को मुंह में दबाए रखा। वे दोनों हंस डंडे के दोनों सिरों को पकड़ेंगे, उड़ान भरेंगे और कछुए को नई झील तक ले जाएंगे। पर याद रखो, हंसों ने कछुए को चेतावनी दी थी, तुम्हें चुप रहना होगा, जरा भी ना बोलना, बस डंडे को दबाए रखना। उड़ान भरी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी नीचे लोगों ने उन्हें देखा और शोर मचाना शुरू किया। कछुआ उत्सुकता से बोलने लगा। भूल गया था चुप रहना, और जैसे ही उसने मुंह खोला वह नीचे गिर पड़ा और अपना अंत कर बैठा। कथा का नैतिक यह है कि बिना सोचे समझे बोलना कभी कभी बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और दुखद हो सकता है अंजामना। एक बार की बात है, एक शेर जंगल में सो रहा था। जब शेर सो रहा था तो उस समय एक चूहा सोते हुए शेर के साथ खेलने लगा और उसके शरीर पर उछल कूद करने लगा। इससे शेर की नींद खराब हो गई और वह उठ गया तथा शेर बहुत गुस्सा हो गया। गुस्से में शेर ने चूहे को दबोच लिया और जैसे ही शेर चूहे को खाने को हुआ तभी चूहे ने उससे विनती करी कि उसे वह छोड़ दे, और वह उसे कसम देता है कि कभी उसकी जरूरत पड़े तब वह जरूर शेर की मदद के लिए आएगा। चूहे की इस साहसिकता को देखकर शेर बहुत हंसा और उसे जाने दिया। कुछ महीनों के बाद कुछ शिकारी जंगल में शिकार करने आए और उन्होंने अपने जाल में शेर को फंसा लिया और उसे उन्होंने एक पेड़ से बांध दिया। ऐसे में परेशान शेर खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन कुछ कर न सका। बेबस होकर वह जोर से दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ बहुत दूर तक सुनाई देने लगी। वहीं पास के रास्ते से चूहा गुजर रहा था और जब उसने शेर की दहाड़ सुनी तब उसे आभास हुआ कि शेर तकलीफ में है। जैसे ही चूहा शेर के पास पहुंचा, वह तुरंत अपनी पैनी दांतों से जाल को कुतरने लगा, जिससे शेर कुछ देर में जाल से आजाद हो गया। जाल से बाहर निकलने पर उसने चूहे को धन्यवाद दिया। बाद में दोनों साथ मिलकर जंगल की ओर चले गए। इस कहानी से हमें एक दूसरे की सहायता करने की सीख मिलती है और नाजायज किसी को परेशान नहीं करने का सबक भी मिलता है। गर्मियों के एक दिन में जंगल के शेर को बहुत जोरों से भूख लगी, इसलिए वह इधर उधर खाने की तलाश करने लगा। कुछ देर खोजने के बाद उसे एक खरगोश मिला, लेकिन शेर ने खरगोश को छोटा समझकर उसे खाने के बजाय छोड़ दिया। फिर कुछ देर ढूंढने के बाद उसे रास्ते में एक हिरण मिला। उसे पकड़ने के लिए वह उसके पीछे दौड़ा। चूंकि शेर बहुत देर से भूखा था तो वह कुछ दूर भागने के बाद ही थक गया और हिरण को नहीं पकड़ पाया। अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वह वापस उस खरगोश को खाने के बारे में सोचने लगा। फिर वह वापस उसी स्थान में आया तो उसे वहां पर कोई भी खरगोश नहीं मिला, क्योंकि खरगोश वहां से जा चुका था। अब शेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूखा ही रहना पड़ा। कहानी की सीख
इस कहानी से हमें लालच नहीं करने की सीख मिलती है। एक बार की बात है, किसी जंगल में एक कौवा रहता था। वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाएं नहीं थीं। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि यह प्राणी कितना सुंदर है। ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, इतना साफ और सफेद। ये तो इस जंगल में औरों से बहुत सफेद और सुंदर है, इसलिए ये तो बहुत खुश रहता होगा। कौवा हंस के पास गया और पूछा, भाई तुम इतने सुंदर हो इसलिए तुम बहुत खुश होगे? इस पर हंस ने जवाब दिया, हाँ, मैं पहले बहुत खुश रहता था जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था। उसे देखने के बाद से लगता है कि तोता धरती का सबसे सुंदर प्राणी है। हम दोनों के शरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के शरीर पर दो दो रंग है। उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था। सच में वो बेहद खूबसूरत था। अब कौवे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुंदर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा। कौवा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो दो रंग पाकर बड्डे खुश होगे? इस पर तोते ने कहा, हाँ, मैं तब तक खुश था जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था। मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के शरीर पर तो कई तरह के रंग हैं। अब कौवे ने सोचा, सबसे ज्यादा खुश कौन है यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा। कौवे ने मोर को जंगल में ढूंढा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला। और मोर को ढूंढते ढूंढते वह चिड़ियाघर में पहुंच गया तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आए हुए हैं और उसके आसपास अच्छी खासी भीड़ है। सब लोगों के जाने के बाद कौवे ने मोर से पूछा, भाई तुम दुनिया के सबसे सुंदर जीव हो और रंग बिरंगे हो। तुम्हारे साथ लोग फोटो खिंचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे। इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुंदर हूं तो भी क्या फर्क पड्डी डिशता है। मुझे लोग इस चिड़ियाघर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिड़ियाघर में कैद करके नहीं रखता और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो। इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो। कौवा हैरान रह गया क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया। दोस्तों, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं। हम अपनी खुशियों और गुणों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिल्कुल अलग होता है। हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझकर खुश नहीं होते। लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बद्धी लगती है, जबकि हम अपनी बद्धी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में रेवती नाम की एक दूध वाली रहती थी। वह अपने गायों का दूध को बेचकर पैसे कमाती थी। इन्हीं पैसों से उसका घर चलता था। एक दिन उसने अपनी गायों का दूध निकाला और दूध की 2 बाल्टी लेकर बाजार में दूध बेचने निकल पड़ी। जैसे ही वह बाजार जा रही थी, वह दिवास्वप्न देखने लगी कि दूध के लिए उसे जो पैसा मिला है उसका वह क्या क्या करेगी। वह मन ही मन कई चीजें सोचने लगी। उसने मुर्गी खरीदने और उसके अंडे बेचने की सोची। फिर उस पैसे से वो एक केक, स्ट्रॉबेरी की एक टोकरी, एक फैंसी ड्रेस और यहां तक कि एक नया घर खरीदने का सपना देखने लगी। इस प्रकार से उसने कम समय में अमीर बनने की योजना बनाई। अपने उत्साह में वह अपने साथ ले जा रही दोनों बाल्टी के बारे में भूल गई और उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया। अचानक उसने महसूस किया कि दूध नीचे गिर रहा है और जब उसने अपनी बाल्टी की जांच की तो वे खाली थे। ये देखकर वो रोने लगी और उसे उसकी भूल का पछतावा हुआ। कहानी की सीख सिर्फ सपने देखने से नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है। इसलिए पहले वर्तमान को मजबूत करना चाहिए, इसके बाद भविष्य की योजनाओं पर काम करना चाहिए। बहुत पुराने दिनों की बात है। एक झील में एक हंस रहता था। वह हंस विशेष था। उसके सुंदर सुनहरे पंख थे। वहीं झील के पास एक बूढ़ी औरत अपनी बेटियों के साथ रहती थी। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी वे गरीब ही रहे। एक दिन हंस ने सोचा, क्यों ना मैं इस बूढ़ी औरत के परिवार को एक सुनहरा पंख दे दूं, जिसे बेचकर ये अपना जीवन यापन कर पाएं। हंस ने ऐसा ही किया और अगले दिन बुढ़िया के पास जा पहुंचा। उसे देखकर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा कहने पर हंस ने कहा, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। और बूढ़ी औरत को पूरी योजना समझाई।
बूढ़ी औरत को हंस की योजना पसंद आई और उन्होंने उस पर आगे बढ़ने का विचार किया। अगले दिन बुढ़िया और उसकी बेटियां सोने का पंख बेचने के लिए बाजार गई और उस दिन वे हाथ में पर्याप्त धन लेकर खुश होकर वापस आए। हंस दिन ब दिन बुढ़िया और उसकी बेटियों की मदद करता रहता। बेटियां हंस के साथ खेलना पसंद करती थीं और बरसात और ठंड के दिनों में उसकी देखभाल करती थीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बूढ़ी औरत और लालची होती गई। उसने अपनी बेटियों से कहा, एक पंख से कुछ नहीं होता, हमें अधिक पंख चाहिए, इसलिए कल जब हंस आए तो उसके सारे पंख तोड़ डच लेना। इस बात को सुनने पर उन्होंने इस योजना में मदद करने से इनकार कर दिया। अगले दिन बुढ़िया ने हंस के आने का इंतजार किया। जैसे ही पक्षी आया, उसने अगले हिस्से को पकड़ लिया और पंखों को तोड़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने उन्हें तोड़ा, पंख सफेद हो गए। बुढ़िया रो पड़ी और हंस को जाने दिया। इस पर हंस ने कहा, तुम लालची हो गई हो, तुमने मेरी इच्छा के बिना इन्हें तोड़ ढाना चाहा, इसलिए ये पंख सफेद हो गए। इतना कहकर हंस गुस्से में वहां से उड़ गया, फिर कभी नहीं दिखाई पड़ा। कहानी की सीख, अत्यधिक लोभ से बहुत हानि होती है। हमें कुदरती रूप से जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए और मेहनत से अधिक संसाधन जुटाने के लिए प्रयास करने चाहिए। बहुत पुरानी बात है, एक बहुत ही बड़ा सर्कस हुआ करता था। इस सर्कस में बहुत से जानवर कई प्रकार के करतब किया करते थे। इसी सर्कस में एक हाथियों का झुंड भी हुआ करता था, जो कई सारे करतब से लोगों का मनोरंजन करते थे। एक बार उस सर्कस में 5 हाथियों ने सर्कस के करतब किए। करतब खत्म हो जाने के बाद उन्हें कमजोर रस्सी से बांध कर रखा जाता था, जिससे वे आसानी से बच सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को छुड़ाने का प्रयास नहीं किया। एक दिन सर्कस में जाने वाले एक व्यक्ति ने रिंग मास्टर से पूछा, इन हाथियों ने रस्सी तोड़ा क्यों नहीं? इस सवाल पर रिंग मास्टर ने उत्तर दिया, जब वे छोटे थे तब इन हाथियों को पतली पतली रस्सी से बंधा जाता था, लेकिन वे छोटे होने के कारण कोशिश करने पर भी उस रस्सी से छूट नहीं पाते थे। धीरे धीरे उनकी कोशिश कम होती गई और उन्होंने मन में ये मान लिया कि वे इन रस्सियों को छुड़ा कर नहीं भाग सकते हैं। वहीं हाथियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे रस्सियों को तोड़ने और भागने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। इसलिए जब वे बड़े हो जाते हैं तब उन्हें उसी रस्सी से भी आसानी से बांध दिया जाता है। उन लोगों की इसी विश्वास की वजह से उन्होंने अब रस्सियों को तोड़ने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन देखा जाए तो वे एक ही पल में इन सभी रस्सियों को आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन वे ऐसा करते नहीं हैं। कहानी की सीख, हमें मर्यादाओं को तोड़ डछकर खुद को आजाद करना चाहिए और कहीं गई और मानी गई बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, बल्कि हर समय उन्हें परखते रहना चाहिए। एक बार एक कुत्ते को बड़ी जोर से भूख लगी थी। वह खाने की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। खाने की तलाश में घूम रहे कुत्ते को एक बड़ी रसीली हड्डी मिली, तो उसने तुरंत उसे अपने मुंह के बीच में पकड़ लिया और घर की तरफ आने लगा। घर जाते समय उसे रास्ते में एक नदी पार करनी थी। वह कुत्ता जैसे ही नदी के किनारे पहुंचा तो उसकी परछाई उसे पानी में दिखाई देने लगी। कुत्ते ने समझा, यहां तो कोई दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में एक और हड्डी है, क्यों ना इस हड्डी को भी छीन लिया जाए। कुत्ते ने ज्यों ही दूसरे कुत्ते उसकी परछाई वाला कुत्ता को काटने के लिए अपना मुंह खोला, उसके मुंह वाली हड्डी झट नदी में गिर गई और डूब गई। हड्डी गिरने से पानी धुंधला हो गया और कुत्ते की परछाई भी मिट गई। कुत्ते को सारा माजरा समझ आ गया। वह निराश होकर अपने घर लौट आया और रात भर भूखा ही सोया। कहानी की सीख, लालच के कारण हमारे पास मौजूद चीजें भी चली जाती हैं, इसलिए संतुष्ट रहना सीखिए। बहुत पुराने समय पहले की बात है। एक गांव में एक लड़का रहता था। वह रोजाना गांव के पास वाली छोटी पहाड़ी पर अपनी भेड़ चराता था। रोजाना एक ही काम कर करके वह ऊब चुका था, इसलिए अपना मनोरंजन करने के लिए उसे मजाक सूझी। वह पहाड़ी में जोर से चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। जब गांव वालों ने उसकी चीख सुनी तो वे भेड़िए को भगाने के लिए पहाड़ी पर दौड़ते हुए आए, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने कोई भेड़िया नहीं देखा। उनके गुस्से वाले चेहरों को देखकर लड़का खुश हो गया। उसे यह देखकर मजा आया। सभी गांव वालों ने उस लड़के को चेतावनी दी कि भेड़िया भेड़िया मत चिल्लाओ, जब कोई भेड़िया नहीं है। ऐसा कहकर वे सभी गुस्से में वापस पहाड़ी से चले गए।
अपने मनोरंजन के लिए अगले दिन एक बार फिर से गड्ढारिया लड़का चिल्लाया, भेड़िया 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 भेड़ों का पीछा कर रहा है। उसकी आवाज सुनकर गांव वाले फिर से पहाड़ी पर दौड़ाकर आने लगे। लड्ढाने ने देखा कि ग्रामीण भेड़िए को डराने के लिए पहाड़ी पर दौड़ रहे हैं। यह देख उसे फिर से आनंद आया। जब उन्होंने देखा कि कोई भेड़िया नहीं है तो उन्होंने सख्ती से उस लड़के को कहा कि जब कोई भेड़िया नहीं है तब उसे उन्हें नहीं बुलाना चाहिए, केवल भेड़िया के आने पर ही उन्हें उसे पुकारना चाहिए। जब वो गांव वाले पहाड़ी के नीचे जा रहे थे तब वो लड़का मन ही मन मुस्कुराया। कुछ दिन बाद लड़के ने एक असली भेड़िए को अपने झुंड के तरफ आते देखा। घबराए हुए वह अपने पैरों पर कूद गया और जितना जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया, भेड़िया भेड़िया। लेकिन गांव वालों ने अब की बार सोचा कि वह उन्हें फिर से बेवकूफ बना रहा है और इसलिए वे मदद के लिए नहीं आए। सूर्यास्त के समय ग्रामीण उस लड़के की तलाश में गए जो अपनी भेड़ों के साथ नहीं लौटा था। जब वे पहाड़ी पर गए तो उन्हें वह लाडेचका अपनी मृत भेद्यों के पास रोता हुआ मिला। गांव वालों को देखकर लाडेचका बोला, यहां वास्तव में एक भेड़िया था। मैं चिल्लाया, भेड़िया भेद्या, लेकिन तुम नहीं आए, उसने रोते हुए कहा। लड्ढाके की बातों को सुनकर अब एक बूढ़ा आदमी लड़के को सांत्वना देने गया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, झूठे पर कोई विश्वास नहीं करता, भले ही वह सच कह रहा हो। तुम्हारी छोटी सी मजाक ने कई भेदों को मरवा दिया। गड्ढरिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। फिर उसने कभी गांव वालों को तंग नहीं किया। कहानी की सीख कभी भी भद्दी मजाक नहीं करें और मदद के लिए झूठ ना बोले, इससे आपको ही नुकसान होगा। फिर भविष्य में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। भीषण गर्मी के दिनों में एक चींटी पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। कुछ देर घूमने के बाद उसने एक नदी देखी और उसे देखकर प्रसन्न हुई। वह पानी पीने के लिए एक छोटी सी चट्टान पर चढ़ गई, लेकिन वह फिसलकर नदी में गिर गई। वह जब डूब रही थी तब उसे एक कबूतर ने देख लिया। वह कबूतर जो कि पास के एक पेड़ पर बैठा हुआ था, उसने उसकी मदद की। चींटी को संकट में देखकर कबूतर ने झट से एक पत्ता पानी में गिरा दिया। चींटी पत्ती की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ गई। फिर कबूतर ने ध्यान से पत्ते को बाहर निकाला और जमीन पर रख दिया। इस तरह चींटी की जान बच गई और वह हमेशा कबूतर की आर्नी रही। इस घटना के बाद चींटी और कबूतर अच्छे दोस्त बन गए और उनके दिन खुशी से बीते। लेकिन एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसने पेड़ पर बैठे सुंदर कबूतर को देखा और अपनी बंदूक से कबूतर पर निशाना साधा। यह सब वह चींटी देख रही थी। यह देखकर उस चींटी ने शिकारी की एड़ी पर काट लिया, जिससे वह दर्द से चिल्लाया और उसके हाथ से बंदूक गिरा दी। कबूतर शिकारी की आवाज से घबरा गया और उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो सकता है। वह अपनी जान बचाने के लिए वहां से उड़ गया। जब वह शिकारी वहां से चला गया तब कबूतर वहां उस चींटी के पास आया और उसकी जान बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया। इस तरह दोनों दोस्त विपत्ति के समय में एक दूसरे के काम आए। कहानी की सीख, विपत्ति में एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। मदद कभी बेकार नहीं जाती। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बार एक घमंडी हाथी था जो हमेशा छोटे जानवरों को धमकाता था और उनका जीवन कष्टदायक बनाता था। इसलिए सभी छोटे जानवर उससे परेशान थे। एक बार की बात है, वह अपने घर के पास के बनी चींटी की मांद के पास गया और चींटियों पर पानी छिड़क दिया। ऐसा होने पर सभी चींटियां अपने आकार को लेकर रोने लगीं, क्योंकि वह हाथी इनकी तुलना में काफी बड़ा था। इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थीं। हाथी बस हंसा और चींटियों को धमकी दी कि वह उन्हें कुचलकर मार डालेगा। ऐसे में चींटियां वहां से चुपचाप चली गईं। फिर एक दिन चींटियों ने एक सभा बुलाई और उन्होंने हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अपनी योजना के मुताबिक जब हाथी उनके पास आए तब वे सीधे हाथी की सूंड में जा घुसे और उसे काटने लगे। अगले दिन फिर हाथी चींटियों की मांद के पास आया और पानी छिड़कने के लिए जैसे ही उसने शूंदाच नीचे किया, चींटियां तुरंत अपनी योजना के अनुसार उसके शूंड में घुस गई और उसे काटने लगी। अब हाथी केवल दर्द में कराह सकता था, क्योंकि चींटियां इतनी छोटी थीं कि उनका यह हाथी कुछ नहीं कर सकता था। साथ में उसके शूंड के अंदर होने के वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ
और उसने चींटियों और उन सभी जानवरों से माफी मांगी जिन्हें उसने धमकाया था। उसकी ये पीड़ा देखकर चींटियों को भी दया आई और सारी चिंटियां शूंद दांत से बाहर निकल आई। कहानी की सीख अपनी ताकत से कमजोरों को सताना नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मदद करनी चाहिए, अन्यथा किसी दिन ताकतवर को भी सबक जरूर मिलता है। एक बार की बात है, दूर एक रेगिस्तान में गुलाब का एक पौधा था जिसे अपने सुंदर रूप पर बहुत गर्व था। उसकी एकमात्र शिकायत यह थी कि वह एक बदसूरत कैक्टस के बगल में बढ़ रही थी। हर दिन सुंदर गुलाब कैक्टस का अपमान करता था और उसके रूप पर उसका मजाक उड़ाता था, जबकि कैक्टस चुप रहता था। आसपास के अन्य सभी पौधों ने गुलाब को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह भी अपने ही रूप से प्रभावित थी। एक चिलचिलाती गर्मी में रेगिस्तान सूख गया और पौधों के लिए पानी नहीं बचा। गुलाब जल्दी मुरझाने लगा, उसकी सुंदर पंखुड़ियां सूख गईं, उसने अपना रसीला रंग खो दिया। एक दिन दोपहर में गुलाब ने यह नजारा देखा कि एक गौरैया कुछ पानी पीने के लिए अपनी चोंच को कैक्टस में डुबा रही थी। यह देखकर गुलाब के मन में कुछ संकोच आया। हालांकि शर्म आ रही थी, फिर भी गुलाब ने कैक्टस से पूछा कि क्या उसे कुछ पानी मिल सकता है। इसके जवाब में दयालु कैक्टस आसानी से सहमत हो गया। गुलाब को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर दोनों ने गर्मी से पार पाने के लिए एक दूसरे की मदद करी। कहानी की सीख, किसी को भी उसके रूप से नहीं आंकना चाहिए। कोई भी कभी भी आपके काम आ सकता है। एक दिन की बात है, अकबर महाराज ने अपनी सभा में एक अजीब सा सवाल पूछा, जिससे पूरी सभा के लोग हैरान रह गए। जैसे ही वे सभी उत्तर जानने की कोशिश कर रहे थे, तभी बीरबल अंदर आए और पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने उससे सवाल दोहराया। सवाल था, शहर में कितने कौवे हैं? बीरबल तुरंत मुस्कुराए और अकबर महाराज के पास गए। उन्होंने उत्तर की घोषणा की। उनका जवाब था कि नगर में 21,523 कौवे हैं। यह पूछे जाने पर कि वह उत्तर कैसे जानते हैं, तब बीरबल ने कहा, अपने आदमियों से कौवे की संख्या गिनने के लिए कहें। यदि अधिक मिले तो कौवे के रिश्तेदार उनके पास आसपास के शहरों से आ रहे होंगे। यदि कम है तो हमारे शहर के कौवे शहर से बाहर रहने वाले अपने रिश्तेदारों के पास जरूर गए होंगे। यह जवाब सुनकर राजा को काफी संतोष मिला। इस उत्तर से प्रसन्न होकर अकबर ने बीरबल को एक माणिक और मोती की जंजीर भेंट की। वहीं उन्होंने बीरबल की बुद्धि की काफी प्रशंसा करी। कहानी की सीख, उत्तर में सही स्पष्टीकरण यानी दलील होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही उत्तर का होना। एक बार एक छोटे से शहर में एक लालची आदमी रहता था। वह बहुत ही धनी था। इसके बावजूद भी उसकी लालच का कोई अंत नहीं था। उसे सोना और कीमती वस्तुएं काफी प्रिय थीं, लेकिन एक बात जरूर थी, वह अपनी बेटी को हर चीज से ज्यादा प्यार करता था। एक दिन उसे एक परी दिखाई दी। जब वह उसके पास आया तो उसने देखा कि पेड़ की कुछ शाखाओं में परी के बाल फंस गए थे। उसने उसकी मदद की और परी उन शाखाओं से आजाद हो गई। लेकिन उस लालची आदमी पर उसका लालच हावी हुआ। उसने सोचा, क्यों ना परी से मदद के बदले में इच्छा मांगी जाए, ताकि वह और अमीर बन सके। आदमी ने परी से कहा तो परी उसकी बातें सुनकर उसे एक इच्छा की पूर्ति करने का मौका दिया। ऐसे में उस लालची आदमी ने कहा, जो कुछ मैं छूऊं वह सब सोना हो जाए। परी ने ऐसा ही किया और उसकी इच्छा पूर्ण कर दी। जब उसकी इच्छा पूर्ण हो गई, तब वह लालची आदमी अपनी पत्नी और बेटी को अपनी इच्छा के बारे में बताने के लिए घर भागा। उसने हर समय पत्थरों और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में परिवर्तित होते देखा, जिसे देखकर वह बहुत ही खुश भी हुआ। घर पहुंचते ही उसकी बेटी उसका अभिवादन करने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, वह एक सोने की मूर्ति में बदल गई। ये पूरी घटना अपने सामने देखते ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक समय की बात है, एक गांव में ढेर सारे मुर्गे रहते थे। गांव के बच्चे ने किसी एक मुर्गे को तंग कर दिया था। मुर्गा परेशान हो गया। उसने सोचा, अगले दिन सुबह मैं आवाज नहीं करूंगा। सब सोते रहेंगे, तब मेरी अहमियत सबको समझ में आएगी और मुझे तंग नहीं करेंगे। मुर्गा अगली सुबह कुछ नहीं बोला। सभी लोग समय पर उठकर अपने अपने काम में लग गए। इस पर मुर्गे को समझ में आ गया कि किसी के बिना कोई काम नहीं रुकता, सबका काम चलता रहता है। कहानी की सीख, अपने कार्य पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए।
किसी के बिना कोई कार्य नहीं रुकता। एक समय की बात है, एक घने जंगल में एक बारहसिंगा रहता था। वह बड़ा घमंडी था। एक बार वह तालाब में पानी पी रहा था और पानी पीते हुए उसने अपनी परछाई देखी। वो अपने सुंदर सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ, पर अपनी पतली टांगों को देखकर बहुत दुखी हुआ और वो भगवान को कोसने लगा। एक बार कुछ शिकारी कुत्ते जंगल में आ गए और वो बारहसिंगा के पीछे पड़ गए। ये देखकर वो घबराकर दूर भाग गया। उसकी पतली टांगें ही उसकी भागने में सहायता कर रही थीं। भागते भागते अचानक उसके सींग टहनियों के बीच फंस गए। उसने अपने सींगों को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, पर वह अपने सींगों को बाहर ना निकाल पाया, जिसके बाद उन शिकारी कुत्तों ने उसे घायल कर दिया और वो मरने की हालत में हो गया था। मरते समय वह सोचता रहा, इन सुंदर सींगों ने मुझे मरवाया है, अन्यथा मेरी पतली टांगें मुझे बचा सकती थीं। कहानी की सीख, कोई भी चीज अपने गुणों से सुंदर होती है। एक जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और वह कहने लगी, सारस भाई नमस्ते, कैसे हो? सारस बोला, लोमड़ी बहन मैं तो अच्छा हूं, तुम अपनी बताओ। लोमड़ी को शरारत सूझी और वह कहने लगी, सारस भाई मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूं, कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते बोला और फिर मीठी मीठी बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी 2 परातों में बहुत पतली खिचड़ी बनाकर ले आई और वह सारस से बोली, सारस भाई आओ खाना खाएं। लोमड़ी तो जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी ना आई। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी कि क्या बात है, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सारस लोमड़ी की चालाकी समझ गया और थोड़ी देर बात करने के बाद उसने लोमड़ी को बोला कि कल तुम भी मेरे घर खाने पर जरूर आना लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने कहा, हाँ मैं जरूर आऊंगी। सारस ने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते करी और बातें करने लगे। कुछ देर बाद सारस सुराही उठा लाया। वह लोमड़ी को कहने लगा, बहन आओ मिलकर मछलियां खाएं। इतना बोलकर उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी। वह मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी का इतना बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में जा ही नहीं पा रहा था। वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब सारस समझ गई कि लोमड़ी ने अपना बदला ले लिया है। कहानी की सीख, जैसे को तैसा। एक दिन की बात है, राजा का शाही हाथी घास के टीले के पास चर रहा था। तभी उसे एक भूखी आवाज सुनाई दी। यह आवाज असल में एक कुत्ता था जो महावत की थाली से बचा हुआ खाना खा रहा था। वहां पर हाथी का रखवाला मौजूद नहीं था। चूंकि शाही हाथी हर दिन अकेले ही उस टीले पर चरता था, इसलिए उसे कुत्ते के खाने या झपकी लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। जल्द ही वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए और खेलने लगे। इस बात पर महावत को भी किसी बात की ऐतराज नहीं थी। एक दिन पास से गुजर रहे एक किसान ने कुत्ते को देखा और महावत से पूछा कि क्या वह कुत्ते को ले जा सकता है। चूंकि वह कुत्ता महावत का नहीं था, इसलिए महावत ने तुरंत हामी भर दी और कुत्ते को उस किसान को दे दिया। अब अपने दोस्त को ना पाकर जल्द ही शाही हाथी ने खाना, पानी पीना या हिलना डुलना भी बंद कर दिया। यह अपने टीले से बाहर नहीं निकला। ऐसे ही एक दिन राजा अपने हाथी से मिलने आया और उसने देखा कि उसका शाही हाथी बिल्कुल बीमार मालूम पड़ रहा है। न वह खाता है न ही कुछ करता है, बस चुपचाप से एक जगह पर पड़ा रहता है। ऐसा देखकर राजा ने अपने हाथी की जांच करने के लिए शाही चिकित्सक को बुलाया। शाही डॉक्टर ने हाथी की जांच की और कहा, महाराज, शाही हाथी शारीरिक रूप से ठीक है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे उसने एक दोस्त खो दिया है। राजा ने तुरंत महावत को बुलवाया और उससे पहले के घटनाओं के बारे में सवाल पूछे। इस सवाल पर महावत ने उत्तर दिया कि ओह, एक कुत्ता था जो यहां हुआ करता था, मैंने उसे एक किसान को दे दिया। राजा ने तुरंत अपने एक रक्षक को महावत के साथ कुत्ते को वापस लाने के लिए भेजा। जैसे ही कुत्ते को टीले में लाया गया, हाथी अपने नन्हे दोस्त को देखने बैठ गया और खुशी से उछल पड़ा। उस दिन से हाथी और कुत्ता और भी ज्यादा घने मित्र बन गए। उन दोनों की दोस्ती भी ज्यादा गहरी हो गई। कहानी की सीख, हमें अपने दोस्तों की फिक्र करनी चाहिए
और बिना शर्त दोस्ती सदैव ही बनी रहती है। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊंट दो दोस्त रहते थे। ऊंट बहुत सीधा साधा और भेड़िया बहुत लालची और मतलबी था। एक दिन भेड़िए ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आई और उसने अपने दोस्त ऊंट के पास जाकर बोला कि ऊंट भैया, नदी उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊंट उसकी बातों में आ गया और उसे अपने पीठ पर बैठाकर नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास ले गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िए के मुंह में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़े समय में ही भेड़िए का पेट भर गया और उसका दोस्त ऊंट अभी तरबूज खा ही रहा था। फिर भेड़िया ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, फिर हमें नहीं मिलेगा। उसके दिमाग में शरारत सूझी। वह तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा और खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊंट ने उसे ऐसा करने से माना किया तो भेड़िया बोला, हमें खाना खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िए की आवाज सुन बगल के खेत से किसान आ गया और ऊंट की पिटाई शुरू कर दी। यह देख भेड़िया तेजी से भाग निकला और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊंट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नदी पार कर रहे थे। तभी बीच नदी में ऊंट बैठने लगा। उसके पीठ पर बैठे भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊंट ने बोला, मुझे खाना खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है। और वह पानी में बैठ गया और लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा होने लगा। नैतिक सीख, हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधे पान का फायदा भी नहीं उठाना चाहिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास कई भेड़ थीं जिनको गांव से दूर जंगल के पास चराने जाता था। उसके पास कोई नहीं होता था, वह अकेले भेड़ों के साथ रहता था। एक दिन जब वह अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तभी उसके मन में शरारत सूझी। किसान अपने पास लोगों को बुलाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज गांव वालों ने सुनी तो सभी लाठी डंडे लेकर जंगल की ओर भागे। चरवाहे के पास आकर देखा तो कुछ भी नहीं था। तभी चरवाहा जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद गांव के लोग उसके ऊपर गुस्सा होकर वापस घर चले गए। कुछ दिन बाद चरवाहे ने फिर वैसा ही किया और फिर से गांव वाले इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भेड़िया नहीं आया था। सिर्फ वह अपने गांव वालों को मूर्ख बनाता था। एक बार भेड़िया सच में आ गया और उसके भेड़ों को खाने लगा और फिर चरवाहा चिल्लाने लगा, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। गांव वालों ने सोचा कि आज भी माजक कर रहा होगा, इसलिए कोई उसे बचाने नहीं गया और भेड़िया उसकी सभी भेड़ों को मारकर खा गया। नैतिक सीख, हमें किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। नदी के किनारे एक पेड़ पर बंदर तथा नदी में एक मगरमच्छ रहता था। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। बंदर मगरमच्छ को पेड़ पर लगे फल को खिलाता था, जबकि मगरमच्छ बंदर को अपनी पीठ पे बैठा के नदी की सैर कराता था। एक बार मगरमच्छ की पत्नी बोली, आपका दोस्त बंदर हम लोगों को इतने अच्छे अच्छे फल खिलाता है। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने अपने पति से कहा कि बंदर प्रतिदिन ऐसे मीठे मीठे फल खाता है, जिसके कारण उसके अंदर का दिल बहुत मीठा हो गया होगा। चलो हम लोग उसके दिल को खाकर देखते हैं कि कैसा लगता है। मगरमच्छ ने अपने पत्नी के कहने पर बंदर को अपनी गुफा में बुलाया और सारी बातें बता दी। बंदर ने बहुत चतुराई से बोलते हुए कहा, एक दोस्त दूसरे दोस्त के काम ना आए तो दोस्ती कैसी? अगर आपको मेरे दिल को खाना है तो मैं जरूर दूंगा, लेकिन मैं तो अपना दिल पेड़ पर ही भूल आया हूं। मैं जाकर ले आता हूं तो तुम लोग खा लेना। यह बोलकर बंदर अपनी दुम दबाकर भाग गया और पेड़ पर चढ़ गया और बोला, तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया, अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, आज से मेरी और तुम्हारी दोस्ती खत्म। नैतिक सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह बहुत दयालु और सीधा था। उससे जंगल के सभी जानवर बहुत प्यार करते थे। एक दिन शेर जब अकेला सो रहा था, तब एक चूहे को मस्ती सूझी और उसने सोचा, चलो जंगल के राजा के साथ मस्ती करता हूं। और फिर वह शेर के पास गया
और उसके ऊपर चढ़कर नाचने और कूदने लगा। तभी जंगल के राजा शेर सिंह की नींद खुल गई। उसने अपने नुकीले नाखून के पंजों से चूहे को दबा लिया और बोलने लगा, आज तो तुम्हें सजा मिलके ही रहेगी। ये बात सुन चूहा बहुत डर गया और रोने लगा। शेर अपनी दयालुता के कारण दूर दूर के जंगलों में बहुत प्रसिद्ध था, इसीलिए उसने चूहे को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई और चूहे को छोड़ दिया। चूहा पंजे से निकलते ही शेर से बोला, आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा। चूहे की इस बात पर शेर जोर से हंस पड़ा और फिर वहीं सो गया। अगले दिन शेर को शिकारियों ने जाल में फंसा लिया। सारे शिकारी शेर को जाल में फंसे देख बहुत खुश हो रहे थे। तभी वहीं चूहा ये सब देख अपने दोस्तों को लेकर आया और उस जाल को काट दिया और शेर जाल से बाहर आ गया। शेर को उस दिन चूहे का किया हुआ वादा याद आया। नैतिक सीख, किसी भी इंसान को छोटा या फिर बिना काम का नहीं समझना चाहिए। कौन इंसान किस समय काम आ जाए किसी को पता नहीं होता है। एक समय की बात है, रामपुर गांव में एक किसान रहता था। वह बहुत गरीब था। बड़ी मुश्किल से उसके परिवार का भरण पोषण हो पाता था। एक दिन वह मायूस होकर अपने खेत के पास बैठा था। तभी उसी रास्ते से एक संत महात्मा जा रहे थे। उन्होंने किसान से पूछा, आप इतना उदास क्यों बैठे हो? किसान ने सारी बात संत महात्मा को बता दी। उसने अपने पास से कुछ पैसे किसान को दिए और बोले, इस पैसे से आप 6 मुर्गियां खरीद कर लाओ। किसान ने वैसा ही किया, उन पैसों से मुर्गियां खरीद कर ले आया। अगले दिन उनमें से एक मुर्गी ने एक सोने का अंडा दिया। यह देख किसान और उसकी पत्नी खुशी से भर गए। प्रतिदिन मुर्गी एक सोने का अंडा देती। यह देख किसान की पत्नी के अंदर लालच आ गई। वह जल्दी आमिर बनना चाहती थी। उसने अपने पति को समझाया और बोली, ऐसे कब तक हम एक एक अंडे इकट्ठे करते रहेंगे? ऐसा करो, इसका पेट फाड़कर सारे अंडे निकाल लो। किसान ने ठीक वैसा ही किया, लेकिन उसके पेट में कुछ नहीं मिला। किसान की हालत फिर से वैसे ही हो गई और वह अपने किए पर पछताने लगा। नैतिक सीख, बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। किसान को सब्र रखना चाहिए था। चंपकवन नाम का एक जंगल था, जिसमें एक बंदर और एक बकरी रहते थे। दोनों पक्के दोस्त थे। वे दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा मदद करते थे। दोनों की दोस्ती देख जंगल के सभी जानवर उनके साथ रहना चाहते थे, क्योंकि जंगल के जानवर बंदर और बकरी से अच्छी अच्छी बातें सीखना चाहते थे। बंदर बहुत चंचल और बुद्धिमान था। वह जंगल के कोने कोने से परिचित था। एक दिन बंदर ने बकरी से बोला, तुम हर दिन जंगल की यही हरी घास और पत्ते खाती रहती हो। मेरे प्यारे दोस्त, चलो आज मैं तुम्हें इस जंगल का सबसे अच्छा फल स्ट्रॉबेरी खिलाता हूं, जो आपको बहुत पसंद आएगा। अपने दोस्त की बात सुनते ही बकरी के मुंह में पानी आ गया और अंदर ही अंदर वह सोचने लगी कि मेरा दोस्त कितना अच्छा है, जो मेरे बारे में इतना सोचता है और मेरा इतना ख्याल भी रखता है। दोनों दोस्त जंगल के किनारे पर जाते हैं, जहां पर एक पेड़ पर लाल लाल स्ट्रॉबेरी लगे होते हैं। बंदर झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और बकरी को फल तोड़ तोड़ कर देने लगता है, लेकिन ऐसे में बहुत समय लग रहा था। तभी बंदर ने दिमाग लगाया और पेड़ की डाल को पकड़कर जोर जोर से हिलाने लगा और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी नीचे गिर गई और उसका दोस्त उसे जल्दी जल्दी खाने लगा। उसी पेड़ पर चिड़िया का एक घोंसला भी था, जिसमें चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। उस समय चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने बाहर गई हुई थी। बंदर के डाल हिलाने के कारण चिड़िया के बच्चे घोंसले से नीचे गिर गए थे। यह सब बकरी देख रही थी, जो कि उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने दोस्त बंदर से बोला कि चिद्धिया के बच्चों को आप ऊपर घोंसले में रख दो। बंदर ने वैसे ही किया। तभी चिड़िया की माँ अपने बच्चों के पास खाना लेकर वापस आ जाती हैं। चिद्धिया के बच्चे इस पूरी घटना को अपनी माँ को सुना देते हैं। फिर बंदर और बकरी वहां से जाने लगते हैं। चिड़िया उन दोनों को जाते देख उनके पास जाती है और बोलती हैं कि आप लोग यहीं रुक जाओ, आपने हमारे बच्चे को बचाया है। आप लोग अच्छे जानवर हो, आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे और भी फल मिल जाएंगे। चिड़िया की बात सुन बंदर और बकरी आपस में बात करने लगे। कुछ देर बाद बंदर ने चिड़िया से बोला, ठीक है, हम लोग आपके लिए कुछ दिन इसी जंगल में रुक जाएंगे। अब तीनों मिलकर खुशी से हवा में उछल पड़े और तीनों दोस्त बन गए। नैतिक सीख,
हमें अपने स्वार्थ के लिए कभी किसी का अनहित नहीं करना चाहिए। बकरी और बंदर की दोस्ती से हमें सीख लेना चाहिए। एक छोटी नदी में 3 मछलियां रहती थीं। प्रत्येक मछली एक अलग रंग की थी, लाल, नीली और पीली। फिर भी ये तीनों मछलियां एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहती थीं। एक दिन नीली मछली किनारे के पास तैर रही थी और उसने मछुआरों की बातें सुनी। एक मछुआरा दूसरे से कह रहा था कि इस नदी में मछली पकड़ने का समय आ गया है। नदी की मछलियां यहां बहुत भोजन के लिए तैरती होंगी। चलो कल मछली पकड़ने चलते हैं। चिंतित नीली मछली अपने अन्य 2 दोस्तों के पास जल्दी से तैर कर गई। उनके पास पहुंचकर उसने उन्हें कहा, सुनो सुनो, मैंने अभी अभी मछुआरों को बात करते हुए सुना है। वे कल इस नदी में मछली पकड़ने की योजना बना रहे हैं। हमें कल नदी में की सुरक्षित रूप से तैरना चाहिए। इस बात पर लाल मछली ने कहा, ओह, यह सब तो ठीक है। वे मुझे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि मैं उनके लिए बहुत तेज हूं। इसके अलावा हमारे पास वह सब खाना है जो हमें यहां चाहिए। लाल मछली की बात सुनकर नीली मछली ने कहा, लेकिन हमें सिर्फ एक दिन के लिए यहां से कहीं सुरक्षित जगह पर चले जाना चाहिए। अब नीली मछली की बातें सुनकर पीली मछली ने कहा, मैं नीली मछली से सहमत हूं। माना कि यह हमारा घर है, लेकिन हमें जरूर सुरक्षित रहने की जरूरत है। इन दोनों मछलियों ने अपने दोस्तों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी उनकी बातों पर भरोसा नहीं किया। जैसे ही अगली सुबह हुई, मछुआरों ने अपना जाल डाला और जितनी हो सके उतनी मछलियां पकड़ ली। इनमें से कुछ हरे थे, कुछ नारंगी थे, कुछ सफेद थे, कुछ बहुरंगी थे और उनमें से एक लाल मछली भी थी। इस बात पर मछुआरों ने आपस में बात की, बेहतरीन पकड़। बहुत दिनों बाद इतनी मछलियां पकड़ डिश में आई हैं। दूर से इस घटना को दोनों दोस्त पीली मछली और नीली मछली देख रहे थे। उन्हें इस बात पर काफी दुख भी था कि उनके दोस्त लाल मछली को भी मछुआरों ने अपने जाल में पकड़ लिया था। कहानी की सीख हमें अपने दोस्तों की सही सलाह पर अमल करना चाहिए और अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है, एक शैतान बिल्ली बहुत से चूहों को हमेशा परेशान किया करती थी। ऐसे में सभी चूहों ने इस परेशानी का हल खोजने का सोचा। तो एक बार सभी चूहे अपने सबसे बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इकट्ठे हुए। यह शैतान बिल्ली जो चूहों का पीछा कर रही है और उन्हें पकड़कर खा रही है, यह अराजकता है। एक चूहे ने गुस्से से कहा, हमें एक समाधान खोजने की जरूरत है जो कि हमें बिल्ली के आने की चेतावनी दे सके। दूसरे ने कहा। ऐसे में एक चिंतित चूहे ने कहा, क्या हम थोड़ी जल्दी समस्या के समाधान ढूंढ सकते हैं? अन्यथा बिल्ली हमें यहां पर भी देख सकती है। इस बात पर एक बूढ़े चूहे ने अपना पंजा उठाया और कहा, चलो एक त्वरित समाधान खोजें। चूहों ने जल्द ही विचारों पर चर्चा करना शुरू कर दिया। बहुत से चूहों ने अपने अलग अलग मत प्रदान किए। एक ने कहा, हमें चेतावनी देने के लिए हमारे पास एक प्रहरी दुर्ग होगा। वहीं दूसरे ने कहा, बिल्ली द्वारा खाए जाने से बचने के लिए हम सभी को समूहों में जाना चाहिए। तभी उन्हीं के बीच में एक और चूहे ने सुझाव दिया कि मेरे पास एक विचार है, चलो बिल्ली के गले में घंटी बांधते हैं, तो जब बिल्ली आसपास टहलती है तब उसके गले में लगी घंटी भी आवाज करेगी, जिससे हमें उसके पास मौजूद होने की चेतावनी मिल जाया करेगी। इस सुझाव से सभी चूहे सहमत हो गए। यह सबसे अच्छा विचार था। ऐसे सभी चूहों ने एक सुर में कहा, ठीक है, तो बिल्ली को घंटी बांधेगा कौन? बूढ़े चूहे ने पूछा। यह पूछते ही वहां सन्नाटा छा गया। जल्द ही एक एक करके सभी चूहे चुपचाप भाग गए। अंत में केवल बूढ़ा चूहा ही रह गया। कहानी की सीख सिर्फ बातों से काम नहीं बनता, उसके लिए काम भी करना पड्डी देशता है। इसलिए सोच विचार करके ही अपनी बात कहनी चाहिए। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लकड़हारा और उसके साथ उसका बच्चा रहता था। लकड़हारा बहुत मेहनती और दयावान था और उसका बच्चा अपने पिता को देखकर सीख रहा था। लकड़हारे का जंगली जानवरों से बहुत लगाव था, जिसके कारण जंगली जानवर लकड़हारे की झोपड़ी के पास आते थे और लकड़हारा उन्हें खाने को भी दिया करता था। एक बार जंगल में बहुत ठंड पड़ रही थी। लकड़हारे की झोपड़ी के पास कुछ मेमने आके खड़े हो गए, जो ठंड के कारण कांप रहे थे। जानवरों को देख लकड़हारे के बच्चे ने जल्दी से लकड़ी काट कर जला दी, जिसके आसपास जंगल के और जानवर इकट्ठा हो गए।
लकड़हारा अपने बेटे को ऐसा करते देख बहुत खुश हुआ। वह अपने बेटे के पास गया और उसे गले लगा लिया और अपने बेटे को बताने लगा, बेटा, जैसा तुम दूसरों के लिए करोगे वैसा तुम्हारे लिए कोई और करने के लिए तैयार मिलेगा। इसलिए हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, हमें जीवों पर दया करनी चाहिए। हम लोग तो अपना दुख दर्द दूसरों से बता सकते हैं, लेकिन ये बेजुबान जानवर अपने मन की बात हम लोगों से कैसे बताएं? नैतिक सीख, हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। एक व्यापारी था, वह अपना सामान लाने नदी पार करके जाता था और गड्ढे के ऊपर सामान लाद कर लाता था। एक दिन वह व्यापारी गड्ढे के ऊपर नमक लाद कर आ रहा था। बीच नदी में अचानक गड्ढे का पैर फिसल गया और गड्ढा नदी में गिर गया, जिसके कारण नमक गलकर पानी में बह गया। जब गधा बाहर निकला तो उसे बहुत हल्का महसूस होने लगा। अगली बार गधे पर व्यापारी चीनी लाद कर ला रहा था, तब गधा जानबूझकर नदी में बैठ गया, जिसके कारण व्यापारी की चीनी गलकर नदी में बह गई। गधे को ऐसा करते हुए व्यापारी ने देख लिया था। इस बात से व्यापारी बहुत दुखी था। इस बार उसने गधे को सबक सिखाने की सोची और उसके ऊपर रुई का गट्ठर लाद दिया। जब गधा बीच नदी में पहुंचा, फिर से नदी में बैठ गया और जब नदी से निकल रहा था तो उसका भार दुगुने से भी ज्यादा हो गया। इस प्रकार गधे को सीख मिल गई। तब से वह दोबारा नदी में नहीं बैठा। नैतिक सीख, इस कहानी से हमने सीखा कि हमें किसी भी गलती को अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर नहीं करना चाहिए। मीरपुर गांव में हरिया नाम का एक महावत रहता था। उसके पास 3 हाथी और उसके बच्चे रहते थे। हरिया को हाथियों से बहुत लगाव था, इसलिए वह हाथियों को देखकर उसके दुख दर्द को पहचान जाता था, जिसके कारण सभी हाथी भी हरिया को बहुत प्यार करते थे। इस प्रकार हरिया का जीवन उन्हीं हाथियों के सहारे चलता था। एक दिन हरिया सुबह नहीं उठा, वह बहुत बीमार पड़ गया। एक हाथी ने हरिया को देखा और तुरंत वैद्य को लाने चला गया। दूसरी हाथी जंगल से कुछ फल लाने के लिए चली गई, जबकि तीसरी हाथी नदी से पानी लेने चली गई। इस प्रकार सभी हाथी हरिया के ठीक होने का जतन करने लगे। वैद्य हरिया के घर आकर सभी हाथियों के लगाव को देखकर बहुत अचंभित हो गया। उसने हरिया का इलाज किया और हरिया अगले दिन ठीक हो गया। अगली सुबह हरिया के घर पर फिर से वही वैद्य आया। उस समय हरिया अपने हाथियों को नहलाने के लिए नदी के पास ले गया था। नदी से लौटने के बाद हरिया अपने घर पर वैद्य को देखा और आने का कारण पूछा। हरिया इसके पहले वैद्य से कुछ पूछता, वैद्य ने बोलना शुरू कर दिया, हरिया, तुम कितने भाग्यशाली हो। आज के इस युग में लोगों के पास इतना बड़ा परिवार, पत्नी और बच्चे होने के बावजूद उनकी कोई देखभाल करने वाला कोई नहीं है। आपको ठीक करने के लिए तुम्हारे सभी जानवरों ने भली प्रकार से देखभाल की, जो कि बहुत ही सराहनीय है। हरिया ने बोला, मेरा जीवन इन्हीं जानवरों के लिए समर्पित है। वैद्य ने हरिया से उसके स्वास्थ्य और हाथियों से जुड़ी बहुत सारी बातें की। जानवरों के प्रति उसके लगाव को देखकर वैद्य बहुत प्रभावित हुआ। फिर वैद्य अपने घर जाने लगता है। कुछ दूर ही जाने पर अचानक वैद्य वापस हरिया के पास आकर पूछता है, मैं एक बहुत ही अहम सवाल आपसे पूछना भूल ही गया था। हरिया ने बोलो, वैद्य जी, वह कौन सा सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? वैद्य ने हरिया को बोला, आपके पास इतने हाथी हैं जो कि बहुत शक्तिशाली होते हैं, जो एक ही झटके में बड़े से बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक सकते हैं। आप उनको किससे बांधते हो? हरिया मुस्कुरा के बोला, वैद्य जी, आपके इस प्रश्न का जवाब हम बोलकर नहीं, दिखाकर देना चाहते हैं। हरिया वैद्य को एक स्थान पर ले गया जहां पर वह हाथियों को बांधता था। उसने हाथियों को बांधने वाली रस्सी और एक खूंटा दिखाया, जिसको देखकर वैद्य आश्चर्यचकित रह गया। वैद्य ने हरिया से बोला, इतनी कमजोर रस्सी और खूंटे को हाथी क्यों नहीं तोड़ पाते हैं? हरिया बोला, ये वही रस्सी और खूंटा है, जब हाथी का बच्चा पैदा हुआ था तो हमने इसी में बंधा था। उस समय हाथी के बच्चे के लिए यह बहुत मजबूत था, जिसे वह बहुत प्रयास करने के बावजूद तोड़ नहीं सका था। धीरे धीरे हाथी बड़े हो गए, लेकिन उनके दिमाग में यह बात घर कर गई कि यह रस्सी और खूंटा वह नहीं तोड़ सकता। एक पेड़ पर एक चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। चिड़िया और उसके बच्चे बहुत खुश रहते थे। एक दिन चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना लाने की तलाश में गई हुई थी और वापस आकर देखा तो उसके घोंसले के पास एक जहरीला सांप था, जो उसके बच्चे को खाने की कोशिश कर रहा है।
चिड़िया ने भरसक प्रयास किया उसको रोकने के लिए, लेकिन वह हार चुकी थी। सांप से लड़ते लड़ते उसने हिम्मत नहीं छोड़ी। यह सब आकाश में उड़ता हुआ एक चील देख रहा था। जब चिड़िया खून से लथपथ होकर गिरकर गई और सांप चिड़िया के बच्चे को खाने के लिए आगे बढ़ा ही था, तभी चील ने अपने मजबूत पंजों से सांप को पकड़कर नदी में गिरा दिया और चिड़िया के बच्चे मरने से बच गए। नैतिक सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें अंत तक प्रयास करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। एक बहुत गरीब धोबी था। वह पूरे दिन कपड़े इकट्ठा करता और उसको ढुलकर वापस पहुंचाकर कुछ पैसे कमाता था। धोबी बहुत ईमानदार था। एक दिन उसे कपड़ों में से पैसे मिले, जिसे देख वह आश्चर्यचकित हो गया और उसके मन में सवाल आने लगा कि यह पैसे किसके होंगे। उसने सभी लोगों से पूछा और जिसके पैसे थे वह पास कर दिए। उस व्यक्ति को धोबी की ईमानदारी पर बहुत दया आई और धोबी को उन्हीं पैसों से कपड़े धुलने की कई मशीनें दिला दिया, जिससे धोबी का काम और आसान हो गया। देखते देखते उसका काम और बढ़ गया और वह एक दिन बड़ा आदमी बन गया। नैतिक सीख। ईमानदारी से किया गया काम एक न एक दिन फल जरूर देता है। चंपक वन में सभी जानवर बहुत हंसी खुशी रहते थे। वे सभी सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। चंपक वन बहुत सुंदर वन था, जहां पर जानवरों को खाने पीने की कोई कमी नहीं होती थी। वन के पास नदी होने के कारण जंगल के जानवरों को पानी पीने के लिए दूर भी नहीं जाना पड़ता था। इस तरह से सभी जानवर इस वन में बहुत खुश रहते थे, जबकि इस जंगल में कोई भी जानवर किसी जानवर को हानि नहीं पहुंचता था। एक बार चंपक वन में एक शेर रहने के लिए आ गया, जो कि बहुत खूंखार शेर था। उसकी भूख किसी जानवर को खाए बिना नहीं मिटती थी। शेर ने चंपक वन में देखा कि यहां पर तो बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं, जिसे वह खाकर अपनी भूख मिटा सकता है। उस दिन से शेर आसानी से किसी भी जानवर के ऊपर झपट पड़ता था और उसको मारकर खा जाता था। अब चंपक वन के जानवरों में डर और भय का माहौल पैदा हो गया था। सभी जानवर सोचने लगे, हम सभी मारे जाएंगे, अब हम क्या करें। एक दिन सभी जानवर मिलकर शेर के पास गए। शेर अपने पास सारे जानवरों को आते देख मन ही मन में खुश होकर सोचने लगा कि आज तो मुझे बड़ी पार्टी मिलने वाली है। सभी जानवर शेर के सामने आ गए और उनमें से बंदर ने कहा, शेर दादा, आप हमें खाने के लिए इधर उधर मत भटका करो। हम लोग एक एक करके आपके पास आते जाएंगे और हमें आप खा लेना। बंदर की बात सुन शेर बहुत खुश हुआ और बोला, देखो, तुम लोगों की शर्त मुझे मंजूर है, लेकिन तुम लोग यह भी ध्यान से सुन लो, अगर मैं किसी दिन भूखा सोया तो तुम लोगों को एक साथ मार दूंगा। शेर की बात सभी जानवरों ने मान ली और एक एक करके शेर के पास जाना शुरू कर दिया, जिसके कारण शेर को बैठे बैठे भोजन मिलने लगा। एक दिन शेर के पास बंदर का जाने का नंबर आया। बंदर ने सोचा, मुझे अभी और जीना है, मुझे मरना नहीं है। रास्ते में जाते जाते बंदर भगवान से यही प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि अपनी जान कैसे बचाए। तभी शेर की गुफा में घुसते समय उसको एक कुआं दिखाई दिया, जिसमें साफ पानी भरा था। बंदर को गुफा में देखकर शेर दहाड़ मारकर खड़ा हो गया और शेर बंदर के पास आ पहुंचा और बोलने लगा, तू तो बहुत छोटा है, तुझे खाकर मेरी भूख नहीं मिटेगी, आज जंगल के सारे जानवर मारे जाएंगे। बंदर रोते हुए बोला, महाराज, आज आपका जन्मदिन है, जिसके उपलक्ष्य में मेरे साथ 2 मेमने और आ रहे थे। हमें रास्ते में एक शेर मिला जो आपसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, जिसने दोनों मेमनों को खा लिया और आपको डरपोक और बुजदिल बोलते हुए मेरे साथ आपकी गुफा में आ गया। बंदर की बातें सुन शेर गुस्से से लाल पीला हो गया और बोलने लगा, मेरे अलावा इस जंगल में कौन आ गया, मुझे उससे मिलाओ। बंदर ने बोला, महाराज मत मिलो उससे, वह आपसे कई गुना शक्तिशाली है। शेर को और गुस्सा आ गया और बोला, तुम जल्दी से मुझे उससे मिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। बंदर ने बोला, ठीक है महाराज, आओ, देखो इसी कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं के अंदर देखा तो उसकी गुस्से वाली परछाई दिखाई दी। शेर ने सीधा कुएं में छलांग लगा दी और बाहर न निकल पाने के कारण कुएं में ही मर गया। बंदर तुरंत उछलते हुए चंपक वन में जाकर सारी कहानी सभी जानवरों को बताई। बंदर की बात सुन सभी जानवर खुशी से झूम उठे और बंदर को अपने सिर पर उठा लिया और खूब खुशियां मनाई और कहने लगे, जान बची सो लाखों पाए। अपनी बुद्धि और विवेक के सहारे लिए गए फैसले व्यक्ति को बड़े से बड़े खतरों से बचा सकता है। किसी भी परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ काम लेना चाहिए।
जिस प्रकार से बंदर के साहस ने चंपक वन के कितने जानवरों की जान बचा ली। एक महात्मा एक पेड़ के नीचे प्रभु ध्यान में बैठे थे। तभी गुस्से से भरा एक आदमी आया और उसने महात्मा के शरीर पर थूक दिया। उसने उन्हें अनेकों गालियां भी दी। जब वह चुप हुआ तो महात्मा ने थूक को चादर से पोंछा और कहा, मित्र, कुछ और भी कहना चाहते हो? महात्मा की बात सुनकर वह आदमी चौंका। थूकने और गाली देने वाले को भी कोई इतने प्यार से मित्र कह सकता है? वह चुपचाप वहां से चला गया। महात्मा जी का एक शिष्य यह सब कुछ देख रहा था। वह क्रोध से भर उठा। उसने कहा, गुरुदेव, वह दुष्ट आदमी आप पर थूक कर गया और आप पूछते हैं कि कुछ और कहना है। यह सुनकर महात्मा ने शिष्य से कहा, कभी कभी भाव इतना बड़ा होता है कि सब कुछ छोटे हो जाते हैं। कोई प्रेम से इतना भर जाता है कि शब्दों में नहीं कह पाता, इसलिए वह गले लगा लेता है। जबकि कोई क्रोध से इतना भर जाता है कि शब्दों के द्वारा कुछ कह नहीं पाता, इसलिए थूक कर कहता है। इधर महात्मा पर थूकने वाला आदमी रात भर सो नहीं सका। वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा भी आदमी हो सकता है जो थूकने पर गुस्सा करने के बजाय मित्र कहकर पुकारे और पूछे कि कुछ और कहना है। सुबह होते ही वह महात्मा के पास पहुंचा और अपने किए की माफी मांगने लगा। महात्मा जी ने उस आदमी को सच्चे दिल से क्षमा करते हुए कहा, जो हो गया सो हो गया। हम तो आगे बढ़ गए हैं, कल की बात भूल गए हैं। लेकिन तुम कल की बात पर क्यों रुके हो? आप खुशी खुशी जाओ और नेक काम करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इतना कहकर महात्मा जी अपने शिष्य के संग आगे कदम बढ़ाने लगे। वह आदमी खुद को ही घृणा से देखने लगा। दूसरे ही पल जब उसके मस्तिष्क में महात्मा के ये शब्द गूंजे, जो हो गया सो हो गया, इन शब्दों की ऊर्जा से उसने अपने आप को बदल लिया। पुरानी बातों के चक्कर में आज का समय खराब न करे। वरुण अपने घर में सबसे छोटा था। उसके दो बड़े भाई, जिन्होंने माता पिता के देहांत के बाद बड़े शहरों में जाकर अपना व्यापार जमा लिया, माता पिता की जिम्मेदारी वरुण को सौंप दी। इसी कारण वरुण तरक्की नहीं कर सका और कलकत्ता में ही एक छोटी सी नौकरी करता रहा। वह एक किराए के छोटे से मकान में रहता था। एक दिन वरुण को उसके बड़े भाई अमरनाथ का फोन आया। अमरनाथ, वरुण कैसे हो? वरुण, जी भैया अच्छा हूं, आप बताइए। अमरनाथ, सुनो वरुण, शायद तुम्हें पता नहीं है, पिताजी की दिल्ली में एक पुरानी प्रॉपर्टी थी जिस पर किराएदार ने कब्जा कर रखा है। हम उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं तुम वहां जाकर रहो और उसे अपने कब्जे में लो, इससे हम तीनों भाइयों को फायदा होगा। वरुण, लेकिन भैया मेरी नौकरी। अमरनाथ, अरे भाई, दिल्ली में तो तुम्हें इससे भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी, जाओ वहां। वरुण अपने दोनों भाई अमरनाथ और श्याम का बहुत आदर करता था। वह उनके कहने पर अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली पहुंच जाता है। वह किसी तरह लड़ झगड़ कर किराएदार को निकाल देता है और खुद रहने लगता है। कुछ ही दिनों में उसे नौकरी मिल जाती है। दिल्ली में कलकत्ता से अच्छी सैलरी थी और मकान का किराया भी नहीं देना पड़ता था। वरुण अच्छे से रहने लगता है, लेकिन वह मकान बहुत पुराना था, खंडर हो चुका था। ऐसा लगता था कभी भी गिर जाएगा। कुछ दिन बाद वरुण को उसके मझले भाई श्याम का फोन आया। श्याम, छोटे कैसा है तू? वरुण, भैया मैं मजे में हूं, दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई है, सब अच्छे से चल रहा है। श्याम, चल अच्छा है। हाँ, एक बात तुझे बतानी थी। हम दोनों भाइयों ने 2 अगल मकान कलकत्ता में खरीद लिए हैं। अब हम यहीं रहेंगे, यहीं रहकर कारोबार करेंगे। वरुण, यह तो बहुत अच्छी खबर दी आपने भैया, मैं तो कब से चाहता था आप दोनों वापस आ जाएं। श्याम, हाँ, लेकिन अब तू बाहर चला गया। वरुण, कोई बात नहीं भैया, कम से कम कोई तो है जो अपने शहर में रह रहा है। जब अमरनाथ को इस बात का पता लगा कि उनका भाई वरुण मकान में मजे से रह रहा है, तो उसने श्याम से बात की और दोनों मकान को बेचकर पैसा बनाने की तरकीब सोचने लगे। वरुण इस सब से बेखबर मजे से रह रहा था, लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन मकान का कुछ हिस्सा गिर गया, जिसे मरम्मत कराने के लिए वरुण के पास पैसे नहीं थे। अमरनाथ और श्याम को जब यह बात पता लगी तो दोनों दिल्ली पहुंच गए। अमरनाथ, वरुण यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। मैं बात करता हूं, हम इसे बेच देते हैं, इससे तो तेरे हिस्से में पैसे आए, उसे कलकत्ता में मकान खरीद लेना। वरुण तैयार हो गया।
वैसे वह कलकत्ता में अपने भाइयों के साथ रहना चाहता था। अमरनाथ और श्याम प्रॉपर्टी बेचने के लिए दलालों से मिलने लगे। वरुण इस सब से बेखबर अपनी नौकरी करता रहा। वैसे तो तीनों भाइयों में बहुत प्यार था, लेकिन वरुण बहुत सीधा था, पैसे के मामले में बहुत चालाक थे। एक दिन उस मकान का सौदा हो गया। वरुण ने भी कागज साइन कर दिए। तीनों प्रॉपर्टी बेचकर कलकत्ता पहुंच गए। वहां पहुंचकर वरुण ने वही पुराना मकान जो पहले किराए पर था ले लिया। 2 दिन बाद दोनों भाइयों ने वरुण को बुलाया और कहा, अमरनाथ, यह ले वरुण अपने हिस्से के पैसे। यह कहकर अमरनाथ उसे 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। वरुण, भैया ये क्या है? मुझे तो पता लगा था कि मकान 30 लाख का बिका है और मेरे हिस्से में 10 लाख आएंगे। यह सुनकर दोनों भाई सकपका जाते हैं। श्याम, नहीं छोटे, किसी ने तुझे गलत बताया है, मकान 15 लाख का बिका है। वरुण, भैया आप ठीक कह रहे होंगे, एक काम कीजिए, ये पैसे भी आप रख लीजिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है पैसों की जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है। ये कहकर वरुण पैसे छोड़कर वापस घर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके दोनों भाई उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। इधर अमरनाथ की पत्नी जानकी जी ने वरुण के जाने के बाद दोनों को इल हाथों लिया। जानकी जी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर उस समय सास ससुर जी की जिम्मेदारी वरुण ने न उठाई होती तो आप ये लाखों रुपए कमा पाते। वो भी अपने माता पिता को छोड़कर पैसा कमाने जा सकता था। आज आप उसका हिस्सा मार रहे हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर अमरनाथ को बहुत पछतावा होता है। जानकी जी, वो बेचारा आप दोनों का इतना आदर करता है कि चुपचाप चला गया, और कोई भाई होता तो आपको कचहरी में घसीटता। श्याम, भैया गलती तो हमसे हो गई। वो बेचारा किराए के मकान में रह रहा है और हमारे पास 2-2 बड़े मकान हैं। 1 महीने तक वरुण से उनकी कोई बातचीत नहीं होती। एक दिन दोनों भाई अपनी पत्नियों के साथ वरुण के घर पहुंच जाते हैं। आज रविवार था। वरुण घर पर ही था। वरुण, अरे भैया भाभी, आप आइए, बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूं। अमरनाथ, बस वरुण, हम बहुत शर्मिंदा हैं। तेरे साथ हमने बहुत गलत व्यवहार किया। वरुण, भैया भूल जाइए, हम सब में प्यार बना रहे, बस मुझे कुछ और नहीं चाहिए। श्याम, ये ले वरुण, अपने मकान के कागज, हमने पूरे पैसे से तेरे लिए मकान खरीद लिया, 30 लाख का। वरुण की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे देखकर अमरनाथ की आंखें भी नम हो गईं। वे उसी दिन वरुण का सामान नए घर में पहुंचा आए और उसकी नौकरी छुड़वाकर उसे अपने व्यापार में शामिल कर लिया। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के उद्देश्य से अपने औजार निकाल लिए। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े के कई वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने के पूर्व ही उसने हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार करने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया और उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसलिए इससे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्मित करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया।
पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास और किया होता तो सफल हो गया होता और 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। मित्रों, हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम एक दो प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता या समस्या का समाधान हो जाता। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने पर भी तब तक प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को करने के पूर्व हम हाथ खींच लें वही हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4 से 5 दिन तक ऐसा ही चला तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर, वो छात्र कुछ हिचकिचाते हुए बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूं, समझ नहीं आता क्या करूं। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा है। छात्र बोला, अरे अब तो यह बेकार हो गया, लाओ गिलास मुझे दो, मैं इसे फेंक देता हूं। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, यह शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी पड़ेगी ना। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से रंजन 8वीं क्लास में पढ़ता था। आज स्कूल से छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा तो देखा उसकी मम्मी बैठी रो रही थी। रंजन, मम्मी क्या बात है, आप क्यों रो रही हो? रंजन के पापा गुजरात गए थे, बिजनेस करने के लिए उन्हें 2 साल हो चुके थे। शुरू में पैसे भिजवाते थे, धीरे धीरे वो भी बंद हो गए, फिर फोन भी आने बंद हो गए। आज सरिता ने फोन किया तो उन्होंने कहा, योगेंद्र जी, मेरा तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, मैंने यहीं रहने का फैसला किया है, मैं अब कभी वापस नहीं आऊंगा और आज के बाद इस नंबर पर कभी फोन मत करना। यह कहकर उन्होंने फोन काट दिया। सरिता जी इस बात को सुनकर तब से रोए जा रही थीं। रंजन, मम्मी आप चिंता मत करो, मैं कल से कोई काम ढूंढ लेता हूं, हम अकेले रह लेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। पापा के लिए उसके मन में कड़वाहट भर चुकी थी। वह अपनी मां को सांत्वना देने में लगा था। रंजन की बात सुनकर सरिता जी को अच्छा लगा, लेकिन इतनी छोटी सी उम्र में उसकी पढ़ाई छुड़वाकर काम पर लगा देना, यह उन्हें समझ नहीं आ रहा था। सरिता जी, नहीं बेटा, तुझे बहुत मेहनत से पढ़ना होगा, पढ़ लिख कर तुझे कुछ बनना होगा ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें। मैं मेहनत करूंगी, बस तू मन लगाकर पढ़ाई कर।
रंजन, मम्मी पढ़ाई से जरूरी घर का खर्च चलाना है। आप क्या करोगी? कभी घर से बाहर आप निकली नहीं, आपको कौन काम देगा? मैं काम करूंगा, मैंने सोच लिया है। काम के साथ साथ शाम को पढ़ाई कर लूंगा। अगले दिन से रंजन काम की तलाश में भटकने लगता है। कई दिन भटकने के बाद भी उसे कोई काम नहीं मिलता। इधर सरिता जी भी रंजन के जाने के बाद काम की तलाश शुरू कर देती है, लेकिन उन्हें भी कोई काम नहीं मिलता। एक दिन दोपहर के समय रंजन को बहुत भूख लग रही थी। वह सुबह से भूखा था और काम ढूंढ रहा था। तभी वह एक चाय की दुकान के बाहर पहुंच जाता है। रंजन, भैया मुझे एक चाय दे सकते हो? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। बहुत भूख लगी है। मैं शाम तक आपकी दुकान पर काम कर दूंगा। दुकानदार, भूख लगी है तो चाय क्यों पीना चाहता है? रंजन, खाने के पैसे नहीं हैं, चाय से भूख मर जाएगी। दुकानदार उसे चाय और साथ में पाव खाने को देता है। रंजन खाने के बाद दुकानदार के पास पहुंचता है। रंजन, बताइए क्या काम करना है? मैं शाम तक आपका काम करता रहूंगा। दुकानदार, जा बेटा घर जा, हम छोटे बच्चों से काम नहीं करवाते। किसी ने देख लिया तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। रंजन, लेकिन मैंने जा आपकी चाय पी है, उसके पैसे कैसे चुकाऊंगा? दुकानदार, जा बेटा, जब पैसे हों दे जाना। रंजन, नहीं, मुझे कुछ ना कुछ काम बताइए, मैं कर दूंगा। दुकानदार, अच्छा एक काम कर, बड़े चौराहे पर एक बेकरी है, वहां से मुझे पाव ला दे। ये ले पैसे और मेरी साइकिल ले जा। रंजन साइकिल और पैसे लेकर बड़े बाजार पहुंच जाता है। वह पाव लेकर वापस आने लगता है। तभी पाव वाला पूछता है। पाव वाला, सुन, तू और भी दुकानों पर मेरे पाव पहुंचाएगा, तुझे कमीशन दूंगा। रंजन, लेकिन मेरे पास साइकिल नहीं है, यह तो चाय वाले की है। पाव वाला, मैं तुझे साइकिल भी दूंगा। शाम तक जितने पाव पहुंचाएगा उसके पैसे मिल जाएंगे, लेकिन काम ईमानदारी से करना, कहीं मेरी साइकिल लेकर भाग मत जाना। रंजन, मालिक, मैं ईमानदारी से काम करूंगा, आप चिंता मत करो। अगले दिन रंजन पाव वाले की दुकान पर पहुंच जाता है। वह उसके पाव दुकानों पर पहुंचा देता है। शाम को उसे कमीशन के 100 रुपये मिल जाते हैं। घर आकर वह सरिता जी को सारी बात बताता है। दूसरे दिन भी वह मेहनत से काम करता है। शाम को जब वह अपने पैसे लेने पहुंचता है तो पाव वाला उससे कहता है। पाव वाला, सुन बेटा, तेरे काम करने से मेरा बहुत फायदा हो रहा है। कल तू पाव देने के बाद दूसरे बाजार में जाकर ये पाव वहां की दुकान वालों को दिखाना। क्या पता वहां से ऑर्डर मिलने लगे, इससे मेरी भी कमाई होगी और तेरी भी। रंजन ऐसा ही करता है। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगता है। इधर सरिता जी को भी एक घर में खाना बनाने का काम मिल जाता है। दोनों माँ बेटे मेहनत से काम करने लगते हैं। इसी तरह समय बीत जाता है। 8 साल बाद रंजन बहुत पैसा कमाने लगता है। उसने पैसे जोड़कर अपनी पांव की दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर उसने कई लड़के रख लिए जो पांव बेचने जाते थे। रंजन ने अपनी मां का काम छुड़वा दिया था। कुछ समय बाद सरिता ने एक अच्छी सी लड़की देखकर रंजन की शादी कर दी। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। एक दिन किसी ने कुंडा खटखटाया। सरिता ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके पति योगेंद्र जी खड़े थे। सरिता उन्हें पहले तो पहचान नहीं पाई। पुराने से कपड़े पहने, दाढ़ी बड़ी हुई थी, बहुत कमजोर लग रहे थे। सरिता, अब आप क्यों आए हो? योगेंद्र जी फूट फूट कर रोने लगे। योगेंद्र जी, मुझे माफ कर दो, मैंने वहां बहुत पैसा कमाया, फिर मैंने वहीं शादी कर ली। उसके बाद सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन मैं बीमार पड़ गया। मेरी पत्नी सारा पैसा और जेवर लेकर चली गई। मैं अकेला बीमारी से लड़ता रहा। मेरी हालत ऐसी हो गई, अब न मेरे पास घर है, न खाने को रोटी, न पहनने को कपड़े। मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया। जतिन की कार स्कूल के गेट के पास पहुंची। जतिन गाड़ी से उतरने से पहले अपना बैग और बोतल संभाल रहा था। तभी गाड़ी के बाहर एक भिखारिन गोद में बच्चा लिए आकर खड़ी हो गई और शीशे पर खटखट करने लगी। जतिन को बहुत गुस्सा आया। वह गाड़ी से उतरा और बोला, अरे गाड़ी रुकी नहीं कि तुम लोग मांगने आ जाते हो, शर्म नहीं आती? भिखारिन ने कहा, बेटा कल से कुछ नहीं खाया है, कुछ पैसे दे दो, बच्चा भी भूखा है। जतिन ने फटकारते हुए कहा, चल भाग यहां से, मुझे वैसे ही देर हो रही है। तभी पास में खड़ा उसका दोस्त रवि बोला, ये लो, मेरा लंच तुम खा लेना और ये पैसे भी रख लो, बच्चे के लिए दूध खरीद लेना। रवि को देखकर जतिन थोड़ा सा झेंप जाता है। वह भिखारिन खाना और पैसे लेकर दुआएं देकर चली गई। जतिन ने कहा, यार तू क्यों इन लोगों को सर पर चढ़ा लेता है? तुझे पता भी है
कल से रोज तेरे पीछे पड़ जाएगी। वैसे अब तू खाएगा क्या खाना, और पैसे तो तूने उसे दे दिए। रवि बोला, हम जिस लायक हैं हमें औरों की मदद करनी चाहिए। आज का लंच तेरे टिफिन में से खा लूंगा, क्यों नहीं खिलाएगा क्या? यह सुनकर जतिन जोर से हंस पड़ा। उसे देखकर रवि भी हंस पड़ा। फिर दोनों अपनी क्लास की ओर बढ़ गए। अगले दिन से रवि ज्यादा खाना लाने लगा और उस भिखारिन को देने लगा। जतिन को यह सब पसंद नहीं था। एक दिन उसने रवि से फिर बात की, यार तेरे पर पैसे फालतू हैं क्या जो इन लोगों पर लुटाता रहता है? रवि बोला, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन अच्छे काम के लिए कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब वो उसके लिए अलग से खाना बना देती हैं, साथ ही बच्चे के लिए भी कुछ न कुछ भेज देती हैं। अब तो इनसे एक रिश्ता सा हो गया है। मेरी बात मान, एक बार तू भी किसी की मदद करके देख, तुझे कितना मजा आएगा। जतिन कहता है, मेरे पापा कहते हैं कि हमारी मेहनत का पैसा हम किसी पर क्या लुटाएं। मेरे परिवार में कोई भी दाना वगैरह नहीं करता है, और अगर करता भी है तो टैक्स बचाने के लिए। रवि हंसकर जवाब देता है, ठीक है, अपनी अपनी सोच है, हम क्या कर सकते हैं। इस पर जतिन बोलता है, देख ये भिखारी ऐसे ही रहेंगे और तुझे भी लूट लूट कर भिखारी बना देंगे। मेरे पास तो पैसे की कभी कमी नहीं होगी, पर तेरा भविष्य मुझे खतरे में दिखाई दे रहा है। रवि कहता है, एक काम करते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद एक बार यहीं मिलने आएंगे, फिर बताएंगे कि कौन कहां तक पहुंचा। जतिन रवि से मिलने का वादा कर लेता है। कुछ ही सालों में दोनों दोस्त अलग अलग कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तभी वह गौर से देखता है, ये तो उसका दोस्त रवि था। उसे देखकर जतिन बहुत खुश होता है। रवि भी सीट से उठकर उससे गले मिलता है। जतिन कहता है, अब तो मुझे कोई चिंता नहीं है, तू है तो मेरा सारा काम हो जाएगा। यह सुनकर रवि कहता है, जतिन ये प्रोजेक्ट मैं तेरी कंपनी को नहीं दे सकता हूं। तेरी कंपनी ने जो बेईमानी से गलत जगह बिल्डिंग बनाई, उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो चुकी है। मैं तो क्या, इस शहर में तुम्हें कोई भी प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा? यह सुनकर जतिन रवि के पैर पकड़ लेता है। यार ऐसा मत बोल, मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तुझे देखकर मुझे एक उम्मीद बंधी है, अगर यह प्रोजेक्ट ना मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। एक शहर में रेखा अपनी बेटी लक्षिता के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। लक्षिता को ढंग से पढ़ाने के लिए रेखा दिन रात काम करती थी। लक्षिता भी पढ़ने में बहुत तेज थी। एक दिन जब रेखा घर आती है, लक्षिता, माँ देखो मुझे स्कूल से इनाम में ये ट्रॉफी मिली है, मैं स्कूल में फर्स्ट आई हूं। रेखा, बेटी ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह, मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफसर बन जाए। लक्षिता, लेकिन माँ मैं अभी केवल 6ठी क्लास में हूं, उसमें तो बहुत समय लगेगा। रेखा, कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊंगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगाकर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेखा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहां कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई। रेखा, देख बेटी मुझे क्या मिला, इतने सारे जेवर, अब हमें कभी पैसों की कमी नहीं होगी। लक्षिता, मां ये कहां से आए? रेखा, बेटी यह लगता है भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजे हैं, लेकिन तू इसके बारे में किसी से कुछ मत कहना। रेखा बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से एक अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। रेखा, भैया मुझे ये अंगूठी बेचनी है। सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है। वह कहता है, सुनार, ये अंगूठी कहां से लाई हो? ये तो नकली है, इस पर केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीलत है, इसके तो कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। ये सुनकर रेखा परेशान हो जाती है। रेखा, एक का करो सेठ जी, ये मुझे वापस दे दो। सुनार, लेता है, तुझे पैसों की सख्त जरूरत है, एक काम कर, मैं इस अंगूठे के तुझे 100 रुपये दे देता हूं। रेखा पैसे लेकर घर आ जाती है। रेखा, भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए, ये तो सब पीतल के हैं।
वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए। लक्षिता बहुत चालाक थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी मां को बेवकूफ बनाया है। लक्षिता, मां, तुम एक काम करो, सुनार के पास चलो, उसे 100 रुपये वापस देकर अंगूठ वापस ले आते हैं। रेखा मना करती रही, लेकिन लक्षिता उसे लेकर सुनार की दुकान पर पहुंच गई। रेखा, सेठ जी, वो अंगूठी मेरी सास की थी, वो अब झगड़ा कर रही हैं। आप अपने 100 रुपये ले लो और अंगूठी वापस कर दो। सुनार, अरे उस पीतल की अंगूठी का क्या करेगी, ये ले 100 रुपये और ले जा। मुझे तो अंगूठी की बनावट अच्छी लगी इसलिए रख ली, इसे देखकर मैं सोने की अंगूठी बनवा लूंगा। लक्षिता, नहीं सेठ जी, आप हमारी अंगूठी वापस कर दो, नहीं तो मेरी दादी यहीं आकर झगड़ा करेगी। सुनार बड़ी मुश्किल से अंगूठी वापस करता है। अंगूठी लेकर दोनों घर आ जाती हैं। रेखा, अच्छे भले 200 रुपये दे रहा था, ले लेती, इस पीतल की अंगूठी का क्या करेंगे, कोई 2 रुपये भी नहीं देगा। लक्षिता, मां, आपको शायद पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है यह अंगूठी सोने की है। मैं इसे कल स्कूल ले जाऊंगी, हमारी साइंस लैब में इसका पता लग जाएगा। मैं अपनी मैडम से इसे चेक करवा लूंगी। अगले दिन लक्षिता खुशी खुशी घर आई। शाम को जब रेखा वापस आई तो लक्षिता ने उसे बताया, लक्षिता, मां, यह अंगूठी सोने की है। उस सुनार की नीयत खराब हो गई थी। मेरी मैडम ने चेक करके बताया कि यह असली सोने की है और इसमें जरा भी मिलावट नहीं है। रेखा, लेकिन अब हम क्या करें, हमें तो कोई भी बेवकूफ बना देगा। लक्षिता, मां, इन गहनों को रखा रहने दो, जब मैं पढ़ लिख कर बड़ी हो जाऊंगी तब इन्हें बेचेंगे, तब तक इनकी कीमत भी बढ़ जाएगी और कोई हमें बेवकूफ भी नहीं बना पाएगा। इसी तरह कई साल बीत जाते हैं। लक्षिता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करती है। उसके बाद वह कुछ गहने बेचकर मार्केट में एक दुकान खरीद लेती है। फिर दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लक्षिता और उसकी मां दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। लक्षिता नए नए डिजाइन के गहने बनवाती, जिससे उसके गहने हाथों हाथ बिक जाते। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वहीं सुनार आता है। सुनार, बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिजाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिजाइन के गहने कोई नहीं खरीदता। लक्षिता, जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीदकर लोगों को बेवकूफ बनाते हो, हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना। सुनार, नहीं बेटी, मैं ऐसा नहीं करता। रेखा, सेठ जी, आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा ने सारी बात बता दी। सुनार, बेटी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मेरा सारा धंधा चौपट हो गया। लक्षिता, नहीं, आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। लक्षिता ने अपने काम को बहुत बढ़ा लिया। अब उसके शहर में कई शोरूम थे जहां नए नए डिजाइन के गहने बिकते थे। लाजो गांव के कुएं से पानी भरकर घर की ओर जा रही थी। रास्ते में उसे दूर से एक बुजुर्ग आते दिखे। जब वे पास आए तो उन्होंने कहा, बेटी, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। लाजो ने कहा, हाँ हाँ बाबा, क्यों नहीं, ये लीजिए, पानी पीजिए। यह कहकर उसने पानी का घड़ा हाथ में लेकर उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर बुजुर्ग ने उसका धन्यवाद दिया और आगे चल दिए। कुछ देर बाद लाजो घर पहुंची तो देखा वे बुजुर्ग और उसके पिता खाट पर बैठे थे। रामधन जी, जो कि लाजो के पिता थे, रत्नलाल उनके ही पुराने दोस्त थे, जो कि दूसरे गांव में रहते थे। कई साल बाद वे रामधन से मिलने आए थे। रामधन जी ने जैसे लाजो को देख वे बोले, ले भाई, रत्नलाल आ गई मेरी बेटी, इसी के बारे में पूछ रहा था ना, बहुत ही होशियार बच्ची है। बस मेरी गरीबी और इसकी मां के न रहने के कारण इससे इसका बचपन छिन गया। आ बेटा, ये तेरे चाचा हैं, मेरे बचपन के दोस्त। लाजो कुछ बोलती उससे पहले ही रत्नलाल जी ने कहा, भाई रामधन, तेरी बेटी बहुत संस्कारों वाली है। आज कुएं पर इसने ही मुझे पानी पिलाया था, और कोई होता तो पहले मेरी जात पात पूछता, फिर कहीं जाकर पानी पिलाता। तेरी बेटी बहुत परोपकारी है। अपनी तारीफ सुनकर लाजो शर्माकर अंदर चली गई। तभी रामधन ने आवाज लगाई, बेटी, अपने चाचा के लिए कुछ मीठा ले आ। रत्नलाल जी ने उसे रोकते हुए कहा, भाई, मुंह बाद में मीठा कर लेंगे, पहले मैं जिस काम से आया हूं वो तो सुन ले।
हाँ भाई बोल, क्या बात है? घर में सब ठीक तो है ना? रामधन की बात सुनकर रत्नलाल ने गंभीर होते हुए कहा, भाई मैं अपने बड़े बेटे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूं। अब इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देते हैं। यह सुनकर रामधन बहुत खुश हुआ। उसने कहा, बात तो तेरी ठीक है, अगर तेरा बेटा है तो मैं तैयार हूं, लेकिन भाई मेरी हैसियत तो तू जानता ही है। जहां तक मुझे पता है तेरा तो शहर में बहुत बड़ा कारोबार है। कहां मैं, कहां तू? रत्नलाल जी ने कहा, पैसा की तू चिंता मत कर, मेरे बेटे के लिए कई बड़े घरों से रिश्ते आए, लेकिन मैं एक ऐसे बच्चे को अपने घर की बहू बनाना चाहता था जिसमें संस्कार हों। वो मैंने तेरी बेटी के अंदर देख लिए। तू बस हां कर दे, बाकी सब कुछ मेरे पर छोड़ दे। रत्नलाल जी की बातें सुनकर रामधन ने तुरंत हां कर दी। ऐसा घर बैठे रिश्ता आए तो कोई भी मना नहीं कर सकता है। किवाड़ की ओट से लाजो यह सब सुन रही थी। रत्नलाल जी ने आगे कहना शुरू किया, हाँ ये बात हुई ना खुशी की, अब जल्दी से मिठाई मंगा, अब मजा आएगा मुंह मीठा करने में। रामधन के आवाज लगाने पर लाजो शर्माते हुए मिठाई की प्लेट लेकर आ गई। रामधन ने कहा, बेटी आज से ये तेरे ससुर हैं, इनके पैर छू। लाजो जल्दी से पैर छू कर वापस चली गई। उसके जाने के बाद रत्नलाल जी ने कहा, भाई मेरा बड़ा बेटा सत्यम मेरा शहर का कारोबार संभालता है और छोटा बेटा वंश गांव में खेती देखता है। मैंने उससे सत्यम से शादी के बारे में पूछा तो वो बोला, पिताजी आप अपने आप देखकर मेरी शादी कर दो। रामधन बोला, हाँ भाई बड़े नसीब से मिलती है ऐसी संतान जो माता पिता का सम्मान करे। मेरे तो भाग खुल गए। मैं तो हमेशा इसी चिंता में रहता था कि इस बिन मां की गरीब बच्ची को कौन अपनाएगा। रत्नलाल जी बोले, बस अब तू चिंता मत कर, मैं शादी का सारा इंतजाम कर लूंगा। अच्छा अब मैं चलता हूं। रत्नलाल जी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद रामधन ने घर में जाकर लाजो से पूछा, बेटी तू खुश तो है ना इस रिश्ते से? लाजो बोली, पिताजी मेरे जाने के बाद आपका ध्यान कौन रखेगा? मुझे नहीं करनी शादी। रामधन बोला, बेटी ऐसा ना बोल, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। बड़े नसीब से ऐसा रिश्ता मिला है। रत्नलाल को मैं बचपन से जानता हूं, उसके घर में तुझे कोई परेशानी नहीं होगी। कुछ दिन बाद पास के गांव से 2 लोग आए और रामधन को शादी का शुभ मुहूर्त बताकर चले गए। उन्हें रत्नलाल जी ने भेजा था। अब रामधन शादी की तैयारियों में जुट गया। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। रामधन ने अपना खेत गिरवी रखकर बेटी की शादी की तैयारियां पूरी कर ली थीं। शादी से 1 सप्ताह पहले एक दिन रामधन अपने समधी से मिलने उनके गांव पहुंच गया। रत्नलाल जी ने उसे देखकर गले लगा लिया। उन्होंने अपने परिवार से मिलवाया। अपने होने वाले दामाद सत्यम से मिलकर रामधन बहुत खुश हुआ। रत्नलाल जी ने कहा, भाई तू यहां आया है, जरूर कोई बात है, बता क्या बात है? रामधन हाथ जोड़कर बोला, नहीं भाई मैं तो बस ये बताने आया था कि मैंने शादी की सारी तैयारियां कर ली हैं। आप एक बार आकर देख लो, कुछ कमी लगे तो बता देना, जिससे आपके मेहमानों के सामने आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। रत्नलाल जी ने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है, तेरे पास एक ही खेत था, तूने वो भी गिरवी रख दिया, उसी पैसे से सारी तैयारियां की हैं। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं था। जब मैंने कह दिया था मैं शादी की तैयारी कर लूंगा, फिर तूने ये सब क्यों किया? रामधन आश्चर्य में पड़ गया। वह बोला, माफ करना भाई, लेकिन बेटी की शादी के लिए कुछ तो मुझे भी करना चाहिए। रामधन यह कहकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी रत्नलाल जी ने अपने छोटे बेटे वंश को बुलाया और इशारे से कुछ समझाया। कुछ देर बाद रत्नलाल जी ने रामधन के कंधे पर हाथ रखा। रामधन सिर झुकाए शर्मिंदा हुआ बैठा था। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई अपनी अमानत, दोबारा फिर कभी ऐसा मत करना। यह कहकर उन्होंने खेतों के कागज रामधन के हाथ में रख दिए। रामधन ने देखा, अरे ये क्या, ये तो वही कागज हैं तो मैंने गिरवी रखे थे, ये आपके पास कैसे आए? रत्नलाल जी ने कहा, वंश आसपास के गांव के सभी लोगों को जानता है। उनमें से ही एक ने खेत गिरवी रखने वाली बात हमें बता दी, वही यह कागज छुड़ाकर लाया है। रामधन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रत्नलाल जी ने उसे गले लगा लिया और बोला, भाई खेत ही गिरवी रख देगा तो कर्ज कहां से चुकाएगा और खाएगा क्या? आगे से ऐसा कुछ मत करना, मैं अपनी बेटी लेने आऊंगा। बस तू मिठाई बढ़िया सी बनवाना।
यह सुनकर सब लोग हंस पड़े। रत्नलाल जी ने आवाज लगाई, वंश। वंश ने 50,000 रुपये लाकर अपने पिता के हाथ में रख दिए। रत्नलाल जी ने कहा, ले भाई, शादी की तैयारियां कर। और वंश इन्हें घर छोड़ा। और हाँ सुन भाई, कल हम 4-5 आदमियों को तेरे घर भेज देंगे, वो सारा काम संभाल लेंगे, बस तू चिंता मत करना। रामधन कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके मुंह से बस इतना ही निकला, मेरी बेटी के नसीब खुल गए। यह कहते ही वह कुर्सी पर बैठे बैठे लुढ़क गया। इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाया, उसने अपने प्राण त्याग दिए। रत्नलाल जी उसे संभालते इससे पहले ही वह दुनिया छोड़ चुका था। रत्नलाल जी अपने दोस्त से लिपट कर रोते रहे। वे अपने दोस्त की अंतिम यात्रा लेकर उसके गांव पहुंचे। लाजो को जब यह पता लगा, वह रोते रोते बेहोश हो गए। रामधन का अंतिम संस्कार किया गया। रत्नलाल जी अपने परिवार के साथ वहीं रुक गए। 13वीं के एक सप्ताह बाद उन्होंने सादा तरीके से सत्यम और लाजो की शादी एक मंदिर में करवा दी। लाजो के चमकते नसीब की खुशी में रामधन अपना जीवन जीना भूल गया था। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक शिकारी रहता था। वह अपने परिवार के साथ मजे से जी रहा था। एक दिन वह हिरण के शिकार के लिए घर से निकला। जल्द ही उसे एक हिरण दिखा और उसने उसे मार गिराया। उसने हिरण को कंधों पर उठाया और खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। वापसी पर उसे एक विशाल जंगली भैंसा दिखा। उसने झट से हिरण को कंधे से उतारा व भैंसे पर तीर चला दिया। एक बार किसी मंदिर में निर्माण कार्य हो रहा था। पास ही 2 बढ़ई काम कर रहे थे। वे आरी से लकड़ी का बड़ा 4 लट्ठा चीरने की कोशिश कर रहे थे। दोपहर को खाने का समय हा तो वे अधूरा काम छोड़कर खाना खाने के लिए उठ गए, पर उन्होंने जाने से पहले लट्ठे के चीरे में एक लंबी कील फंसा दी ताकि वापस आकर उसे चीरने में मुश्किल न हो। मंदिर के बरामदे के साथ वाली दीवार पर बंदरों का एक दल रहता था। ज्यों ही बढ़ई वहां से हटे, वहां कुछ बंदर आ पहुंचे और लट्ठों पर उछल उछल कर खेलने लगे। उनमें से एक बंदर काफी नटखट और धृष्ट था। उसका ध्यान लट्ठे से निकली लंबी कील पर पड़ा। वह एक भी क्षण सोचे बिना लकड़ी के लट्ठे पर बैठ गया और कील निकालने लगा। उसने पूरा जोर लगाकर कील तो खींच ली, पर उसकी पूंछ लट्ठे के दोनों हिस्सों में फंस गई। वह दर्द से चिल्लाया और अपनी पूंछ निकालने की भरपूर कोशिश करने लगा, पर जितना ज्यादा निकालने की कोशिश करता उतना ही तेज दर्द होता। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौआ, हिरण व कछुआ। एक दिन चूहाए, कौआ व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? एक दिन चूहाए, कौआ व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चलाए तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। वह मृत हिरण को देख झूम उठा, वाह, यहां तो हिरण मरा पड़ा है। इसका स्वादिष्ट मांस तो कई दिनों के लिए काफी होगा। एक दिन चोर ने गांव के मंदिर का घंटा चुरा लिया। घंटा चुराने के बाद वह जंगल की ओर भागा। माद में आराम कर रहे बाघ ने घंटे की आवाज सुनी तो उसे पसंद आई। जल्द ही उसने चोर व घंटे को खोज निकाला। उसने चोर पर हमला किया व उसे मार गिराया। घंटा जमीन पर गिर पड़ा। बाघ अपने शिकार को खाने में मग्न हो गया। कुछ दिन बाद वहां से बंदरों का दल गुजरा। उन्हें घंटे की टन-टन अच्छी लगी। सबने उससे खेलने का आनंद लिया। वे सारा दिन की मेहनत के बाद रात को घंटे से खेल पुराने जमाने की बात है। असम के किसी ग्रामीण इलाके में एक कुम्हार रहता था। उसकी छोटी कमाई से उसका घर खर्च आसानी से चल जाता था। उसे अधिक कमाने की चाह नहीं थी। दोनों वक्त वह पेट भर खाता था। रात को पूरी नींद सोता था। उतने से वह संतुष्ट था। वह दिन भर ढेरों बर्तन बनाता,
अगले दिन उन्हें बाजार में बेच आता। दिन में 1.5 या 2 रुपए का नफा होता था। इतनी कमाई से ही उसका गुजारा बढ़िया से चल जाता था। रोटी कपड़ा और छत की समस्या पूरी होने के कारण वह मस्त रहता था। अपने काम से निपटकर रोज शाम को वह अपनी बांसुरी लेकर बैठ जाता और घंटों बजाता रहता। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। दिन बीतने के साथ साथ एक शांत लड़की के साथ उसका विवाह भी हो गया। एक गरीब किसान जंगल से गुजर रहा था। तभी उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक नन्ही सी बच्ची एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। वह तो बस रोती जा रही थी। किसान ने उसके माता पिता को आसपास बहुत ढूंढा, लेकिन उसे वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। रात होने वाली थी। वह बच्ची को वहां नहीं छोड़ सकता था। इसीलिए उसने सोचा कि जब बच्ची के माता पिता उसे ढूंढते हुए उसके पास आएंगे तो वह बच्ची उन्हें दे देगा। वह छोटी बच्ची को घर ले आया। उसने कई दिन, कई सप्ताह, कई महीनों तक इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। तब उसने बच्ची को अपनी बेटी की तरह बड़ा करने का निश्चय किया। बच्ची को वह प्यार से कुहू कहकर बुलाता था। झील के किनारे एक बड़ा और खूबसूरत नगर था। वहां बहुत अच्छे घर व मंदिर थे। लोग खुशी खुशी रहते। एक दिन नगर पर पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया। पूरे नगर में सिर्फ चूहे रह गए। जंगल में चूहों के नगर से बहुत दूर हाथी रहते थे। वहां कई सालों से वर्षा न होने के कारण नदियां और तालाब सूख गए थे। हाथियों के पास पीने का पानी नहीं था। एक दिन पानी की तलाश में हाथियों का झुंड चूहों के नगर में आ पहुंचा। जब वे उस नगर से गुजर रहे थे तो उनके पांवों के नीचे दबकर कई चूहे मारे गए। चूहों के राजा ने इतने चूहों के मरने का समाचार सुना तो वह उदास हो गया। उसने झट से सभी चूहों की सभा बुलाई। एक बूढ़े व सयाने चूहे ने सुझाव दिया कि उन्हें हाथियों के सरदार से विनती करनी चाहिए कि वे चूहों के नगर से न गुजरें। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे: चूहा, कौवा, हिरण व कछुआ। एक दिन चूहा, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। शिकारी जाल उठाकर घर की तरफ चलाए तो उसकी नजर जमीन पर पड़े उस हिरण और कौवे पर पड़ी। बहुत समय पहले की बात है। छोटे से गांव के बाहर बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर व मादा कौवाएं अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौओं को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहां रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। गंगा नदी के किनारे एक साधु रहते थे। वे न केवल विद्वान थे, बल्कि उनके पास जादुई शक्तियां भी थीं। एक दिन वे ध्यान में मग्न थे। तभी बाज की चोंच से एक चूहिया छूटकर उनके हाथों में आ गिरी। उसकी छोटी सी पूंछ व काली चमकीली आंखें थीं। उन्हें वह बहुत अच्छी लगी, पर घर ले जाने से पहले उन्होंने जादुई मंत्रों के प्रयोग से उसे एक लड़की में बदल दिया। वे उस लड़की को घर ले जाकर पत्नी से बोले, तुम हमेशा से संतान चाहती थी ना, तो लो, आज से यही हमारी पुत्री है। इसे पूरी देखभाल व स्नेह से पालो। साधु की पत्नी भी अपनी पुत्री को देख प्रसन्न हो उठी। वह उसे राजकुमारी की तरह पालने लगी। साल बीतते गए। नन्ही लड़की एक सुंदर युवती बन गई। जब वह 18 वर्ष की हुई तो साधु व उसकी पत्नी उसके लिए वर तलाशने लगे। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में 4 मित्र रहते थे। उन चारों का स्वभाव काफी अलग था, किंतु वे पक्के दोस्त थे
और किसी एक की मुश्किल में सभी मिलकर मदद करते थे। वे 4 मित्र थे, चूहा, कौवा, हिरण व कछुआ। एक दिन चूहाए, कौवा व हिरण पेड़ के नीचे गप्पे मार रहे थे। अचानक चीखने की आवाज सुनाई दी। यह तो उनके मित्र कछुए की आवाज थी। वह शिकारी के जाल में फंस गया था। हिरण ने कहा, अरे अब हम क्या करेंगे? चूहे ने कहा, चिंता मत करो, मेरे पास एक योजना है। सारे दोस्तों ने मिलकर सब तय कर लिया। हिरण शिकारी के रास्ते की ओर भागा और उसके देखते ही देखते यूं गिर गया मानो मर चुका हो। इसी दौरान कौवा वहां पहुंचा और हिरण का मांस नोचने का दिखावा करने लगा। बहुत समय पहले की बात है ये। छोटे से गांव के बाहरे बरगद का विशाल पेड़ था। पेड़ पर नर व मादा कौवाए अपने बच्चों के साथ रहते थे। कुछ दिन बाद वहां एक सांप खोखल में घर बनाकर रहने लगा। जब कौवे भोजन की तलाश में निकल जाते तो सांप उनके घोंसले में से अंडों से निकले छोटे छोटे बच्चे खा लेता। ऐसा 2 बार हुआ। कौओं को बहुत दुख हुआ। मादा कौवे ने कहा, हमें यह जगह छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह सांप यहां रहेगा हमारे बच्चों को जीवित नहीं रहने देगा। नर कौवे को भी बहुत बुरा लग रहा था, पर उसे सांप से लड़ने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। आखिर में उन्होंने अपने बुद्धिमान मित्र गीदड़ की सलाह लेने की सोची। वे गीदड़ के पास गए और सारी परेशानी बताई। गीदड़ बोला, चिंता करके सांप से छुटकारा नहीं मिल सकता। शत्रु को खत्म करने के लिए अपना दिमाग लगाओ। चतुर गीदड़ ने पल भर सोचा और फिर उनके शत्रु को खत्म करने की शानदार योजना बता दी।